भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 191वीं 191st एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और जैसा कि हमारी परंपरा है, हम हमारे इस वेबिनार के हर कड़ी को शुरू करने के पहले सरस्वती वंदना की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा प्रियंका सिंह से, जो भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं, साथ ही वहां की जनसंपर्क संबंधी गतिविधियों का भी आप संचालन सुपरविजन कर रही हैं। शिक्षण में आने के पूर्व रेडियो इंडस्ट्री के साथ आपका सक्रिय जुड़ाव आरजे प्रियंका के रूप में अपने शोज करती रही और अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के साथ आप जुड़ी रही। और शिक्षण में आने के बाद एक शिक्षक पे जो अकादमिक दायित्व होते हैं उनका बखूबी निर्वहन कर रही है। हमारे इस वेबिनार श्रृंखला की जो एक संयुक्त भागीदारी शुरू हुई भारतीय विद्यापीठ से 100 वेबिनार के बाद 101वीं, तब से लगातार आप इसके संचालन संयोजन में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रही है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। प्रियंका जी। Thank you so much, sir. So, I, Priyanka from BVI can welcome you all in this 191st webinar of Media Webinar Series. With pride, we announce that the Communication Today, which is a 28-year-old bilingual media quarterly journal, considered as a lighthouse of media professionals, and Bharati Vidyapeeth Institute of Computer and Management, which is a 60-year-old institute, have hands joined together to organize this media lecture series in online mode. So we are honored to have Shweta Rani ma'am with us, a gold medalist and a junior research fellow at the School of Journalism and News Studies, IGNOU, New Delhi, as our expert for today's webinar. Shweta ma'am, we are very grateful to have you in this platform. So we are going to learn much more on this webinar on the same topic. But before it, let's remember Lord Saraswati through this Vandana. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ये बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। थैंक यू सो मच सर। सरस्वती वंदना की प्रस्तुति एक तरह से हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उन्हीं के साथ हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और साथ ही विद्या से जुड़े हुए संस्कारों के प्रति एक तरह से हमारी अभिव्यक्ति और उनके साथ जुड़ाव, इसी बहाने हम हमारे इस विचार यात्रा को निरंतर आगे बढ़ा सकें, यही हमारा भाव है इसके पीछे। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से कि आज की हमारी जो एक्सपर्ट स्पीकर हैं श्वेता रानी, जिनका परिचय हम बाद में देंगे जब उनको आमंत्रित करेंगे अपना वक्तव्य देने के लिए, उनका ई बुके से स्वागत करें। Thank you. Thank you. This is such a beautiful bouquet. माइक मैम आपका माइक म्यूट रहेगा।
Am I audible now? Yeah. So, thank you so much, ma'am. So basically, this book uh, give message about that the fragrance this book is having in herself or himself that needs to be spread among us. और इसकी जो खुशबू है, इसकी जो फ्रेशनेस है, वो सारी चीजें हम अपनी लाइफ में इम्बाइब करें और जिस तरीके से ये अपनी फ्रेगनेंस हर जगह स्प्रेड करता है, उसी तरीके से हम एक पॉजिटिविटी और एक फ्रेशनेस स्प्रेड करें और अच्छी अच्छी बातें सोचे और उसे स्प्रेड करें. सो दिस इज एन ईबुक फ्रॉम आवर साइड टू यू, मैम. Thank you again. इसी सकारात्मक सोच के साथ हमारी ये यात्रा विचारों की खुशबू इसी तरह दिगंतर में फैलती रहे, प्रसारित होती रहे, और जो हमारा एक विनम्र प्रयास है कि हम हमारी इस विचार यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाते रहे. कोविड की पृष्ठभूमि में 5 वर्ष पहले हमने यात्रा शुरू की थी वेबिनार की, और आज इसका दूसरा शतक शीघ्र पूरा होने जा रहा है. जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं एक रोमांच की अनुभूति. कितने विविध विषयों पर देश दुनिया के इतने सारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े और इन विभिन्न विषयों पर अपने डेलिब्रेशंस के माध्यम से एक जीवंत चर्चा को, उन मुद्दों को आगे बढ़ाने में उन्होंने हमारा सहयोग दिया. हमारी सारी चर्चाएं, सारे डेलिब्रेशंस YouTube पर अपलोडेड हैं. आप अपने समय की सुविधा और विषय की रुचि के अनुकूल इन संवादों को सुन सकते हैं और YouTube कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियों के माध्यम से इस यात्रा को और नया आयाम और गति दे सकते हैं. कम्युनिकेशन टुडे अपने प्रकाशन के 30वें वर्ष में प्रवेश कर गया है. 30वें वर्ष का प्रथमांक कल शाम को हमने हमारी वेबसाइट पर डाल दिया है. जो भी मित्र देखना चाहें, communicationtoday.net ये हमारी वेबसाइट है, जहां हमारे सारे पूर्व मुद्रित प्रकाशित अंक उपलब्ध हैं. उन्हें आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं. उन लेखों को डाउनलोड भी कर सकते हैं. 30वें वर्ष में हमारी कोशिश है कि हम इसका एडिशन EISS नंबर के लिए अप्लाई कर दिया है. उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हमें उपलब्ध होना चाहिए, तो हम प्रिंट के साथ साथ इसका एडिशन जो है वो भी अब शुरू करने के मूड में है. एक इस तरह का हमारा उद्देश्य है. आप सभी के सहयोग से जिस प्रकार से यात्रा आगे चल रही है, उम्मीद है कि चलती रहेगी. 13 विशेषांक हमने प्रकाशित किए हैं, वो सब हमारी वेबसाइट पर हैं, आप देख सकते हैं. बहुत अधिक विस्तार से बात नहीं करूंगा. 100 वेबिनार के बाद भारतीय विद्यापीठ के साथ हमने एक MOU साइन किया और इस प्रकार से 2 यूनिट्स, 2 संस्थान जो कहीं न कहीं शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन्होंने मिलकर के इस यात्रा को और गति दी है. और उसके साथ जो पूरी युवाओं की टीम है, मीडिया शिक्षकों की, भारतीय विद्यापीठ में जिस तरह से मीडिया कर्मियों की एक नई पौध को तैयार कर रहे हैं समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप, प्रोफेसर MN होड़ा के नेतृत्व में, वो अपने आप में उनका जो एक नेतृत्व है, लीडरशिप है, उसका परिचायक है. आज का हमारा जो विषय है, वुमेन इन्फ्लुएंसर्स, द न्यू पावर इन सोशल मीडिया. महिला इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया की नई शक्ति. आज मेरे ख्याल कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो. इसी तरह से डिजिटल मीडिया भी एक ऐसा ही क्षेत्र है. डिजिटल युग ने पूरी दुनिया को बहुत तेजी से बदला है. आज सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह विचारों, ब्रांड्स और सामाजिक विमर्श को एक नया आकार देने वाला, नई शेप देने वाला एक ऐसा फोरम बन चुका है जहां सबकी उपस्थिति प्रभावी रूप में उसे कहीं ना कहीं आगे ले जा सकती है. ये जिस प्रकार से एक परिवर्तनशील परिदृश्य है, उसमें महिला इन्फ्लुएंसर्स एक नई शक्ति के रूप में हमारे सामने आए हैं, जिन्होंने न केवल अपनी पहचान बनाई है, बल्कि समाज, बाजार और संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया है. महिला इन्फ्लुएंसर्स वे महिलाएं हैं जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, X,
जिसको आप पहले ट्विटर कहते थे, या और अन्य विभिन्न प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपनी आवाज, अपने अनुभव और अपनी विशेषज्ञता को हमारे साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे फैशन है, ब्यूटी है, फिटनेस है, शिक्षा है, टेक्नोलॉजी है, पेरेंटिंग, फाइनेंस, हेल्थ, सोशल इश्यूज, एंटरप्रेन्योरशिप, न जाने ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहां उन्होंने अपनी उपस्थिति से पूरे के पूरे डिसिप्लिन को प्रभावित किया है। उनकी विशेषता यह है कि वो केवल उत्पादों का, जो प्रोडक्ट है, उनका प्रचार मात्र नहीं करती हैं, बल्कि अपने जीवन के वास्तविक अनुभवों के जरिए अपने फॉलोअर्स के साथ एक विश्वसनीय रिश्ता कायम करती है। सोशल मीडिया पर महिला इन्फ्लुएंसर्स की सबसे बड़ी ताकत जो है वो है उसकी ऑथेंटिसिटी, या जिसे आप कहते हैं प्रामाणिकता। जो ट्रेडिशनल हमारा एक संवाद का तरीका है या विज्ञापनों की जो एक तौर तरीके हैं, उन पर आज भी लोग चेहरों पर अधिक भरोसा करते हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया पर मुझे लगता है कि जब वो आते हैं तो ऐसा लगता है कि जो संघर्ष उनके हैं, जो सफलता विफलताएं उनकी हैं, शायद वो हमारे साथ ही कहीं ना कहीं साझा करती हैं। यही कारण है कि ब्रांड सब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की बजाय माइक्रो और नैनो महिला इन्फ्लुएंस के साथ काम करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनका जुड़ाव और फॉलोअर्स के साथ अधिक गहरा होता चला जाता है। महिला इन्फ्लुएंसर्स का प्रभाव केवल बाजार तक सीमित नहीं है, वे सामाजिक बदलाव की भी महत्वपूर्ण संवाहक बन रही हैं। तो एक तरह से बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहां उन्होंने उस चुप्पी को तोड़ा है। इससे न केवल जागरूकता बढ़ी है, बल्कि कई महिलाओं ने अपनी बात को कहने में, आत्मनिर्भर बनाने में भी एक तरह से उसको गति दी है या एक साहस दिया है। महिला इन्फ्लुएंसर्स ने नए अवसर पैदा किए हैं, कंटेंट क्रिएशन से लेकर के एक सम्मानजनक पेशा बनाया है, जिससे महिलाएं घर बैठे आय अर्जित कर रही हैं। खास तौर से उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो पारंपरिक कार्यस्थलों तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसी तरह सोशल मीडिया महिला सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बन करके उभरा है। तो जिस प्रकार से एक नई शक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से ये उभरी है, वो संवाद को अधिक मानवीय बनाती है, बाजार को अधिक संवेदनशील बनाती है और समाज को नए दृष्टिकोण देती है। मुझे विश्वास है कि आने वाला जो समय है उसमें उनकी भूमिका और अधिक व्यापक होगी, उसमें और अधिक संभावनाएं होंगी, उसमें और अधिक अवसर होंगे। केवल ट्रेंड फॉलोवर के रूप में नहीं, बल्कि ट्रेंड सेटर के रूप में वो आने वाले दौर में हमारे सामने होंगे। इनसे जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों पर आज हमने आमंत्रित किया है श्वेता रानी को। मुझे लगता है हमारी अब तक की जो पूरी यात्रा है वेबिनार्स की, मैं यदि ये कहूं कि उसमें सबसे युवा विशेषज्ञ के रूप में आज श्वेता रानी की उपस्थिति है तो शायद गलत नहीं होगा। एक सोशल मीडिया पे सामान्य औपचारिक सा संवाद, इनके जो सुपरवाइजर हैं डॉक्टर पद्मनी जैन, जो मीडिया शिक्षा में इग्नू में है और उनका बहुत काफी कंट्रीब्यूशन है मीडिया शिक्षा को डिस्टेंट मोड से आगे बढ़ाने में और शोध अनुसंधान में। इस मंच पर पहले भी उनकी उपस्थिति चुकी है। तो उनके रेफरेंस से कोई एक संवाद शुरू हुआ श्वेता के साथ, और अचानक जब बात हुई उस विषय को लेकर के तो मुझे विषय बहुत अच्छा लगा। उसी के साथ मेरे मन में एक ख्याल और भी आया। हमारे इतने सारे मित्र यहाँ जुड़े हुए हैं जो बात को सुन रहे हैं। शुरू में जब हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया था 5 साल पहले, तब मेरे मन में ये बात थी कि हम केवल युवाओं को बुलाएंगे, लेकिन फिर किसी ने कहा कि इन युवाओं को जिनकी अभी कोई पहचान नहीं है तो सुनेगा कौन, तो हम मिक्सचर रखें, हम मिक्स करें। तो पहले भी हमने बुलाए बहुत लोगों को, लेकिन ये बिल्कुल मुझे लगता है कि जो एक यंगेस्ट एक्सपर्ट के रूप में है वो श्वेता रानी है। और मैं तो बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अनुरोध पर हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया। ये भी उनका कॉन्फिडेंस अपने विषय के प्रति, जिस विषय पे वो रिसर्च कर रही हैं, उसके प्रति जो उनका एक जुड़ाव और लगाव है। तो इसी बहाने मैं आमंत्रित करता हूं उन शोधार्थियों को जो हमारे इस मंच के माध्यम से, जो उनकी ऐसी शोध हैं जो लोकप्रिय विषय के रूप में हो सकती हैं, जिनके रिजल्ट्स अपने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े। और इसमें जो इतने अलग अलग डिसिप्लिन के हमारे जो प्रतिभागी हैं, बहुत सीनियर भी हैं इसमें, तो कहीं उनके साथ संवाद से उनका जो एक अवधारणा है विषय के प्रति वो और अधिक स्पष्ट होगी। तो ये मेरा खुला निमंत्रण है वो सारे जो यहाँ सुपरवाइजर हैं या विद्यार्थी हैं कि वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाएं।
जो हमारे यहाँ नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो ये इस तरह की बात की गई है कि हम एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे, क्योंकि इतनी रिसर्च की जा रही है, उसका अल्टीमेटली लाभ क्या है, वो रिजल्ट समाज तक कब पहुंचते हैं, और जो हमारी पॉलिसीज है उसमें उनकी कितनी उपयोगिता है। तो एक छोटा सा योगदान हम इस मंच के माध्यम से दे सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में आज देश के 400 से अधिक विश्वविद्यालय में मास कॉम के कोर्स चलाए जा रहे हैं, और उसके अलावा जो दूसरे डिसिप्लिन है वहां भी मास कॉम किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष पढ़ाया जाता है। तो इतनी बड़ी टीम हमारे पास है, तो क्यों नहीं इस मंच के माध्यम से हम उन प्रतिभाओं को सामने लेकर के आए। तो श्वेता रानी के माध्यम से मेरी अपील है कि आप सब लोग इसके साथ जुड़े, और आने वाले समय में हम इन विषयों को और उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका सहयोग चाहिए। तो श्वेता जी इस समय इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दुनिया की, मुझे लगता है कि जो बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज कोई हो सकती है डिस्टेंट बोर्ड की, उनमें से यूनिवर्सिटीज है। यहाँ से पीएचडी के लिए वो रजिस्टर्ड हैं पत्रकारिता जनसंचार विभाग में, और उनकी जो विषय जो रुचि है, विशेषज्ञता है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें डिजिटल मीडिया, जेंडर स्टडीज, विज्ञापन और ऑडियंस रिसेप्शन के जो पारस्परिक अंतर संबंध है उन पर आपकी विशेष रुचि है, और प्लेटफॉर्म आधारित संचार संस्कृतियों और उनमें महिलाओं की बदलती भूमिका, इस पर आपने विशेष अध्ययन किया है। उनका जो रिसर्च का टॉपिक है वुमेन इन्फ्लुएंसर्स इन सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, स्टडी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड रिसेप्शन, सोशल मीडिया विज्ञापन में महिला इन्फ्लुएंसर्स, प्रतिनिधित्व और ग्रहणशीलता का अध्ययन। इस पर ये अभी अपना काम कर रही है, काफी काम हो चुका है, और डेटा कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन वो थोड़ा सा बचा हुआ है। इस शोध में ये विश्लेषण कर रही है कि डिजिटल विज्ञापन पारिस्थितिकी तंत्र में महिला इन्फ्लुएंसर स्वयं को किस प्रकार से प्रस्तुत करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं, और दर्शक ऑडियंस जो है उनका, वो किस तरह से उनकी इस प्रस्तुति को समझता है, स्वीकारता है, या उसकी पुनर्व्याख्या वो करते हैं। श्वेता रानी ने अपनी शैक्षणिक यात्रा में निरंतर उत्कृष्टता की ओर कदम आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के विज्ञापन एवं जनसंपर्क विषय में अपनी मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की, और वहां से गोल्ड मेडल भी इनको मिला था सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए। इसके पूर्व उन्होंने पटना विमेंस कॉलेज पटना से जनसंचार में पत्रकारिता की स्नातक डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है, वो प्राप्त की। अपने बीए की पढ़ाई करते समय जर्नलिज्म का कोर्स एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, और इसको आयोजित किया था यूएनओ ने, उसमें भी इन्हें कांस्य पदक मिला। इसके अतिरिक्त कॉलेज का एक पोटेंशियल ऑफ एक्सीलेंस सीईपी परियोजना जो यूजीसी की एक है, उसमें वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को एक तरह से वो स्टेटस देते हैं, उसमें भी इन्होंने भारत में किशोर अपराध बिहार के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन अपना प्रस्तुत किया था। मतलब शोध के जो एक कहना चाहिए कि कीटाणु है या शोध के प्रति जो रुचि है, वो उनकी अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में ही कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई थी। यह अध्ययन सामाजिक मुद्दों, नीति संबंधी शोध और फील्ड वर्क में उनकी वो जो आरंभिक रुचि है उसके प्रतीक है। यूजीसी नेट की परीक्षा कई बार क्योंकि मुझे लगता है कई बार इसलिए कि वो जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाया था, तो अंततः इनको जेआरएफ मिलता है, और वो नेट जेआरएफ के रूप में आज इग्नू में रजिस्टर्ड है। ये जो उनकी पूरी यात्रा है नेट और जेआरएफ की, ये उनकी अकादमिक पकड़ को रेखांकित करता है। 2017 का जो मैं उदाहरण दे रहा था आपसे, यूएनओ ने एक ऑल इंडिया ऐसे कंपटीशन आयोजित किया था, उसमें आपको कांस्य पदक मिला था, और कई अखबारों में काम करने का मौका मिला। द टेलीग्राफ पटना में, उसमें आपको न्यूज राइटिंग का रिपोर्टर के रूप में काम किया, और नोएडा में आपने काम किया द संडे गार्जियन में, इंडिया न्यूज में भी आपने काम किया। तो प्रिंट और टीवी दोनों माध्यमों में आपको काम करने का अवसर मिला, न्यूज राइटिंग से लेकर के फीचर राइटिंग। और पब्लिक रिलेशंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कंपनी है पब्लिक सेक्टर में, बीएचईपीएल, इसमें इन्होंने भोपाल में जनसंपर्क प्रचार विभाग में इंटर्नशिप की थी। इन अनुभवों ने उन्हें न्यूज से लेकर के मीडिया एथिक्स और जनसंचार के क्षेत्र में, और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ स्टोरी टेलिंग की एक जो प्रैक्टिकल समझ है वो पैदा की। शोध डिजाइन एवं डेटा विश्लेषण, अकादमिक रचनात्मक लेखन, संपादन, रणनीतिक संचार और हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रभावी अभिव्यक्ति,
ये आपकी विशेषता है और आप समझ सकते हैं जिसका शोध अनुसंधान में इतनी रुचि है, नेट जेआरएफ पास करने के बाद उनके जीवन का मिशन क्या होगा। निश्चित रूप से अध्यापन के क्षेत्र में आकर के अपने ज्ञान, अनुभव, शोध से एक नई पीढ़ी के निर्माण में कहीं अपनी सहभागिता सिद्ध कर सके और आगे चलकर अध्यापन के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाएं। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के श्वेता रानी अपने शोध, अनुसंधान और लेखन में जुड़ी हुई हैं। हमारी शुभकामनाएं। और अब अनुरोध हमारा ये कि वुमेन इन्फ्लुएंसर इन न्यू पावर इन सोशल मीडिया, किस तरह से सोशल मीडिया में एक नई शक्ति के रूप में ये उभरे हैं, उसकी जो पृष्ठभूमि, इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं, या इससे जुड़े हुए जो और भी आपका शोध, अनुसंधान, अनुभव, इस विषय को जिस रूप में आपने आत्मसात किया है, वो अनुभव हमारे से साझा करें। श्वेता रानी। धन्यवाद सर इतने लवली इंट्रोडक्शन के लिए। मैं शेयर करूँ पीपीटी? बिल्कुल। अभी मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा शेयर करने का। शो कर रहे हैं मैम आपको? हाँ हाँ कर रहे हैं। विजिबल है ये? Greetings everyone. I am Sweta and I am going to talk about women influencers today. Women influencers, हम जब भी इस टर्म को सुनते हैं तो हमारे अंदर नंबर्स का ये आता है। हम नंबर्स का थॉट लेकर आगे आते हैं। कितने नंबर ऑफ फॉलोअर्स होंगे, कितने व्यूज होंगे, कितने कमेंट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ पोस्ट्स होंगे। पर अगर मैं कहूँ कि ये इससे ज़्यादा ये इनका जो अस्तित्व है या इनकी जो एग्जिस्टेंस है, ये इससे ज़्यादा है। ये आपके कॉन्वर्सेशंस, कॉमर्स और भी चीज़ों के कॉन्फ्लुएंस में है। आपको आप इन सारे चीज़ों के बारे में मेरे से सुनेंगे। इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको 2 स्टोरीज सुनाने वाली हूँ। सबसे पहले स्टोरी है श्रेया शेखर की, जो कि को-फाउंडर हैं बावी सावी की। तो मैंने ये अगर को-फाउंडर हैं तो इनका नाम मैंने यहाँ क्यों रखा? हम तो इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं ना। तो इसके पीछे इसका रीज़न ये है कि इन्होंने अपनी जर्नी जो है स्टार्ट की थी एज़ एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ही। इन्फ्लुएंसर भी बाद में बनी। स्टार्टिंग में वो हम आपकी तरह थी। अपनी स्टोरीज शेयर करती थी, अपने पोस्ट शेयर करती थी और इसके थ्रू एक अपनी ऑडियंस या अपनी कम्युनिटी को वो बिल्ड कर रही थी। और धीरे-धीरे उनका जो इंस्टाग्राम पर्सनल पेज जो था, वो 20 के यानी 20,000 के पार चला गया। और उन्होंने अपने इसी पेज को एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में रख दिया, चेंज कर दिया एक्चुअली, ऑनलाइन क्लोथिंग शॉप, या फिर जिसको मार्केटिंग टर्म्स में हम लोग D2C के रूप में जानते हैं, D2C मार्केटिंग के रूप में जानते हैं, उस रूप में इन्होंने चेंज कर दिया। और फिर धीरे धीरे ये उनका क्लोथिंग ब्रांड इतना बड़ा बन गया कि आज आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उस क्लोथिंग ब्रांड का 270K फॉलोअर्स है, यानी 270,000 लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। और इनका जो अभी सेल्स फिगर है वो 8 फिगर्स में है और ये मंथ आफ्टर मंथ कंसिस्टेंटली आ रहा है। हमारी जो दूसरी स्टोरी है वो है निहारिका चौधरी की। ये एक्चुअली 20 ईयर ओल्ड क्रिएटर हैं सिरसा हरियाणा। आपने सही सुना, एक छोटे से जगह की, जिन्होंने स्टार्ट की अपनी जर्नी को अपने ओपिनियंस को पोस्ट करने के थ्रू। ये जितने भी स्टूडेंट के इश्यूज हुए, मेंटल हेल्थ के इश्यूज हुए, उनसे इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की।
अपनी पर्सनल स्टोरीज, अपनी जो इंसिडेंट्स जो इनके साथ हुई या इनके आसपास में हुई, इन सबको एक जगह इनकलकेट करके इन्होंने शेयर किया। और धीरे धीरे इनका जो इतने सारे वीडियोस का जो इनका पोस्ट धीरे धीरे जब इन्होंने अपलोड किया, तो इनकी एक वीडियो को सडन वायरलिटी मिल गई, जो कि सीबीएसई एग्जाम के प्रेशर पे था, जिसको कि पिक कर लिया हिंदुस्तान टाइम्स ने। और सिर्फ यही नहीं, इस सारे चीजों के कारण ये फीचर हुई द क्विंट में या बिग एफएम में या फिर न्यू इंडियन एक्सप्रेस में। ये इस लेवल पे इनका ग्रोथ हुआ कि 1500 फॉलोअर्स की जर्नी कब 68,000 में पहुंच गई और कब 1.5 मिलियन में पहुंच गई, इन्हें खुद भी नहीं पता चला। और इसके बाद इन्होंने फाउंड किया अपना द शून्य प्रोजेक्ट, जो कि मेंटल हेल्थ यानी हमारा जो दिमाग का हेल्थ है उसके एक्सप्रेशंस और एडवोकेसी के रूप में काम करता है। अब जब हमने ये दोनों स्टोरीज सुन लिया है, जान लिया है इन दोनों को, तो हम इनसे क्या इनकी जो एक कॉमन थ्रेड है, क्योंकि ये दोनों इंस्टाग्राम के हेल्प से या फिर किसी सोशल मीडिया के हेल्प से आगे बढ़ी अपने अपने फील्ड में, तो क्या एक कॉमन थ्रेड है इन दोनों की जर्नीज में, वो हम देखते हैं। सबसे पहली जो चीज है वो है फ्रॉम पर्सनल टू पावरफुल। मतलब अपनी निजी जो स्टोरीज हैं, जो अपना पर्सनल इनकी स्टोरीज है, जो जर्नी रही है, उसको शेयर करते करते इस पूरे मीडियम को, अपने आप को इस तरीके से अपने मतलब खुद को ब्रांड बनाया और खुद को इतना पावरफुल कर लिया कि ये खुद में एक इन्फ्लुएंसर बन गई। इन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया, चाहे किसी ने कपड़े खरीदने के लिए आपको इन्फ्लुएंस कर दिया हो या फिर किसी ने मेंटल हेल्थ पे बात करने के लिए या मेंटल हेल्थ को समझने के लिए आपको इन्फ्लुएंस कर दिया हो। बट ये हुआ कैसे? दूसरा जो कॉमन थ्रेड है दोनों में वो है कम्युनिटी बिल्डिंग का। कम्युनिटी बिल्डिंग और वो उन्होंने कैसे किया? अपनी पर्सनल जब स्टोरी सुनाई, एक नैरेटिव बिल्ड किया और साथ ही अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट किया, कमेंट्स पे, स्टोरीज का रिप्लाई देके या फिर डायरेक्ट मैसेजिंग के थ्रू। इससे क्या हुआ, इनके जो ऑडियंस हो गए, दे बिकेम मोर देन दैट, दे बिकेम देयर कम्युनिटी। और जब ये कम्युनिटी बिल्ड कर रही थी, तो जो ये अपनी स्टोरीज को सुना रही थी, वो उससे उनके स्टोरीज में ऑथेंटिसिटी आई, क्योंकि ये एक ऐसी करेंसी है जिससे ऑडियंस आपसे और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ जाते हैं। उसके बाद का जो कॉमन थ्रेड रहा वो रहा डिजिटल स्टोरी टेलिंग का। अब डिजिटल स्टोरी टेलिंग से हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे? वही जो हम अभी तक बात करते आ रहे थे। इन्होंने कैसे अपने पर्सनल स्टोरीज को या एनेक्डोट्स को लोगों तक पहुंचाया, उसको पोस्ट किया, उसके थ्रू लोग कमाए, लिटरली लोग कमाए अपने ये में। और जो पांचवा हमारा कॉमन स्ट्रैटेजी निकल के आता है कि ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड विथ फ्रॉम स्क्रैच, बट इट ऑल वाज पर्पस ड्रिवन। अपनी जो भी इनके पैशन रहा, जो श्रेया शेखर हैं, पहली हमारी जो विमेन इन्फ्लुएंसर का जो मैंने नाम लिया, शी वॉज ए डिजाइन स्टूडेंट। वो डिजाइन स्टूडेंट थी। उन्होंने अपने उस पैशन को किस तरीके से क्लोथिंग ब्रांड में कन्वर्ट किया, इसकी जर्नी हम सुन चुके हैं। तो ये क्या था? ये एक पर्पस था। हम भी शेयर कर रहे हैं अपनी स्टोरीज को इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, आप भी शेयर कर रहे हैं, पर हम क्या किसी पर्पस के साथ कर रहे हैं? थिंक अबाउट इट आफ्टर दिस। उसके बाद है एक्सेसिबल ग्रोथ। अब ये दोनों जो स्टोरीज है वो आपको क्या दिखाती है? ये दोनों द गर्ल नेक्स्ट डोर थी। बेसिकली दो ऐसे स्टेट की हैं, जो फर्स्ट हमारी इन्फ्लुएंसर रही हमारे स्टोरी में, श्रेया शेखर सी हेल्स फ्रॉम पटना, बिहार। ये दोनों ऐसे स्टेट्स जहां पे आज के भी टाइम में गर्ल चाइल्ड का जो मोर्टालिटी रेट है वो सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इनफैक्ट। समझिए उस जगह से निकल के इन्होंने ग्रोथ अचीव किया सोशल मीडिया के थ्रू। ऐसे स्टेट में भी एक्सेसिबिलिटी रही उनके पास सोशल मीडिया की, और उन्होंने इतना कुछ अचीव किया। अब जब हम कॉमन सक्सेस पैटर्न समझ गए, उनकी स्टोरीज को हमने सुन ली है, तो हम इसको एकेडमिकली कैसे डिफाइन करते हैं? एक्चुअली जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसने 2023 में इनको
विमेन इन्फ्लुएंसर्स को नहीं, इन्फ्लुएंसर्स को डिफाइन किया है कि ये वो लोग हैं जिनके पास ऑडियंस का एक्सेस है, ताकि वो अपने पावर को इस तरीके से यूज कर सके ताकि परचेजिंग डिसीजन जो होता है, आप क्या खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, इसको, और या फिर किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में ओपिनियन जो जनरेट करना होता है, अपनी अथॉरिटी, नॉलेज, पोजीशन और रिलेशनशिप जो आपकी ऑडियंस के साथ है। हमने अभी देखा ना कि उन दोनों ने कैसे अपने ऑडियंस के साथ, अपने, जिसको मैंने कम्युनिटी कहा, उसको कम्युनिटी इस तरीके से अपने रिलेशनशिप को मेंटेन किया कि वो उनकी पार्ट ऑफ कम्युनिटी बन गई। तो इस तरीके से जो इन्फ्लुएंस करके आपके परचेजिंग डिसीजन को ये करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। और भी जो स्कॉलर्स हैं, क्रिस्टल एबरडीन जैसे, वो बताते हैं प्रॉपरली कि विमेन इन्फ्लुएंसर्स क्या होती हैं। Those are actually female micro celebrities who cultivate dedicated social media followings. Again, this word dedicated social media followings. This actually mean that the social media followings that they have, it is more than audience, it is about community. वो अपने थ्रू ऑथेंटिक पर्सनल नैरेटिव्स, हाँ, अब ये पर्सनल नैरेटिव्स जो होता है, जो भी शेयर करती है, उनका एक प्रॉपर एक डायरेक्शन में, एक थॉट के साथ वो शेयर्ड रहता है, उसके कारण एक पर्सनल नैरेटिव बनती है। तो उस नैरेटिव के थ्रू जो वो सोशल मीडिया फॉलोइंग गार्नर करती है या जो कम्युनिटी बिल्ड करती हैं, वो इनेबल करता है उनके ऑडियंस बिहेवियर को शेप करने में, ताकि आगे जाकर वो ब्रांड एंडोर्समेंट सिक्योर कर सके। तो एकेडमिकली हम विमेन इन्फ्लुएंसर्स को इस तरीके से देखते हैं। और जैसा कि हाईलाइटेड है यहाँ पे, इनके 3 मेजर पॉइंटर्स हैं: डेडिकेटेड फॉलोअर्स यानी कम्युनिटी, ऑथेंटिक नैरेटिव्स, वो अपनी नैरेटिव्स को कैसे बिल्ड किया इन लोगों ने, क्योंकि ये पूरी जर्नी रहती है उनका उनके फॉलोअर्स के साथ, तो ये कैसे इस नैरेटिव को बिल्ड किया वो, और इन सब के कारण जो बिहेवियर शेप हुआ, जो हमारे फॉलोअर्स है उनका जो बिहेवियर शेप हुआ, या दूसरे शब्दों में कहें तो किस तरीके से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। तो ऐसे हम लोग अपने विमेन इन्फ्लुएंसर्स को एकेडमिकली डिफाइन करते हैं। अब ये जो विमेन इन्फ्लुएंसर्स हैं आज के डेट में, क्या यही स्वरूप हमेशा से था, यही चीज, ये जो एग्जिस्टेंस है इनकी, ये हमेशा से ऐसी ही थी? तो आंसर है नहीं। इनका जो स्टार्टिंग एग्जिस्टेंस हम देखते हैं, खासकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का, इसका जो स्टार्टिंग एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड जो है वो है 2002 अराउंड दैट। नेम्स लाइक हेदर्स आर्मस्ट्रॉन्ग एंड फ्रॉम इंडिया इट वाज मीनाक्षी रेड्डी मेनन, ये सब जो नाम है, इन्होंने अपना जर्नी जो स्टार्ट किया वो मॉमी ब्लॉगर्स के रूप में। इसमें बेसिकली ये करती क्या थी, अपने पेरेंटहुड की जर्नी को, अपने वर्क लाइफ बैलेंस की जर्नी को, इन सब जर्नी को ये शेयर करती थी। तो वहां से इनकी जो स्टोरी टेलिंग जो हम कहते हैं विमेन इन्फ्लुएंसर्स, एक तरह से वहां से निकल के आती हैं। 2002 की जो जर्नी है मॉमी ब्लॉगर्स की, वहां से फिर उसके बाद एरा आता है आपका 2005 से 2010 का, जहां पे हम देखते हैं कैम गर्ल, जो कि वेब 2.0 एरा के नाम से जाना जाता था, वहां पे कैम गर्ल के रूप में देखा जाता है। ये हालांकि अगर सोशल स्टैंडर्ड से हम देखते हैं तो हम इसको डिग्निफाइड नहीं मानते हैं, पर उस समय होता क्या था कि प्लेटफॉर्म्स जैसे माई फ्री कैम्स, लाइव जर्नल, इन सब पे विमेन जो होती थी वो वेब कैमरा के थ्रू अपने आप को प्रेजेंट करती थी। अब वो प्रेजेंट क्या करती थी, एवरीडे लाइफ नरेशन भी होता था, परफॉर्मेटिव इंटीमेसी भी होता था, इन सब के थ्रू वो अपनी जर्नी को एक तरीके से रिकॉर्ड करके ऑडियंस तक पहुंचाती थी। अब ये एरा जो था, ये अपने आप में बहुत नोटिसेबल एरा है, नोटेबल एरा है इस पूरे डिस्कोर्स का। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब अटेंशन जो लोगों का होता था उसको मोनेटाइज किया गया। ये फर्स्ट टाइम था जब पैरा सोशल रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट किया। अब ये पैरा सोशल रिलेशनशिप होता क्या है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट ये एरा था जब उसकी बिगिनिंग हुई, उस चीज की, उसकी शुरुआत हुई। उसके बाद आगे आता है 2010 से 2015 का एरा। ये वो एरा है, उस समय पे सोशल मीडिया अपने राइज पे था, ये धीरे धीरे राइज कर रहा था। तो इस समय जो अभी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को आप जानते हो, इन लोगों का उस समय राइज हुआ। आपको याद होगा, आपने नाम सुना होगा लिली सिंह वगैरह का, वो उस समय यूट्यूब पे काफी पॉपुलर हो रही थी। ये वो एरा था जब
बिगिनिंग, एक्चुअल बिगिनिंग जो हम कहते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का, वो होना स्टार्ट हो गया था। इसके बाद आता है 2016 से 2020 का एरा, जब हम देखते हैं एल्गोरिदम आ गया, आपका एस्थेटिक बूम, मतलब एक एस्थेटिक बूम देखने को मिला कि लोग अपना फिल्टर यूज करके या फिर एआई ड्रिवन चीजों को यूज करके अपने फेस को एनहेंस करके वहां पे पोस्ट करने लगे। पर ये वो एरा भी रहा जिस समय छोटे फॉर्मेट की वीडियोस की पोस्टिंग स्टार्ट हो गई। ये स्टार्ट एक्चुअली म्यूजिकली ने किया, जो कि बाद में टिकटॉक कहलाया, बट जो रील्स है, जो हम इंस्टाग्राम पे आज रील्स देखते हैं या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते हैं, इसकी जो बिगनिंग हुई वो 2020 में हुई। तो अभी जो हम फॉर्मेट देख रहे हैं विजुअल एस्थेटिक्स का इस ढंग से, इसकी जो एक्चुअल शुरुआत थी वो इसी एरा में हुई। उसके बाद आता है 2020 से अभी का एरा, जहां पे क्रिएटर एंटरप्रेन्योर का एरा है। यहाँ पे ये एक ऐसा एरा है कि कहीं ना कहीं लोग ऑलरेडी इस चीज को लेकर के दिमाग में चल रहे हैं कि यहाँ से वी हैव टू अर्न मनी। इन्होंने अपना जो सोशल मीडिया का स्पेस है वहां पे पोस्ट करने से स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे ब्रांड एंडोर्समेंट और भी बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद भी मोनेटाइज करवाता है और बहुत सारे तरीकों से आप वहां पे पैसा कमा सकते हो। तो ये वो एरा है जब ये प्रॉपर जो होता है वो इट बिकेम ड्राइवर्स ऑफ कल्चर एंड कॉमर्स बोथ। अब जबकि हमने देख लिया है कि इसका विमेन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, हमें हमें ये जानना चाहिए कि ये एक्चुअली मैटर क्यों करते हैं, हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं, आखिर ऐसा है, ऐसा क्या हमें मतलब हम पढ़ रहे हैं एज ए कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स कि हमें इनके बारे में जानना चाहिए। तो सबसे पहला आता है हाई एंगेजमेंट नीश। अब इसमें नीश में बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं ब्यूटी के, वेलनेस के, पेरेंटिंग के, लाइफस्टाइल के या फिर एजुकेशन सेक्टर के भी, इसको विमेन इन्फ्लुएंसर्स डोमिनेट करती हैं। आपने सुना होगा ब्रांड्स, कुछ ब्रांड्स का नाम मैं लूंगी, मुझे 100% श्योरिटी है कि आपने वो सुना होगा, जैसे डॉट एंड की हो गया या फिर मिनिमलिस्ट हो गया। ये सारे जो ब्रांड्स हैं, नम्हाया हो गया, ये सारे जो ब्रांड्स हैं ये D2C मार्केटिंग में ऑपरेट करते हैं, और इसके कारण इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे इनका भरोसा ज्यादा होता है। और विमेन जो होती हैं इसी ये सारा जो आपका डिफरेंट डिफरेंट नीश है उसको कैटर कर रही हैं, तो इनका जो ब्रांड एंडोर्समेंट होता है इसके थ्रू होता है। और इन सब का ये सारे जो नीश है ये सारों को विमेन इन्फ्लुएंसर्स डोमिनेट करती हैं। उसके बाद दूसरा रीजन है रीजनल रीच का। आपने अभी करंट के सिनारियो में देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में भी एक्सेसिबिलिटी की बात की, तो अब देख रहे, अब मतलब जब से डेटा चीप हुआ है इंडिया में, तब से क्या हुआ है कि हम देख रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स छोटे छोटे गांव कस्बों हर जगह से आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना कि रीजनल डायलेक्ट्स, रीजनल लैंग्वेज जो है आपकी, उसके इन्फ्लुएंसर्स निकाल के आ रहे हैं। गोन विद द डेज जब हम इंग्लिश में एलिटिस्ट होके बात करते थे या हिंदी प्रॉपर शुद्ध हिंदी में बात कर रहे थे, गोन विद दोज डेज। अब क्या है कि हम आपकी तरह की भाषाओं में ये सारी बातें हो रही हैं। इसमें हाँ, इसमें एक बहुत बड़ा इससे क्या होता है, एक तरीके से एम्पावरमेंट भी होता है नॉर्मल लोगों का, नॉर्मल वुमेन का, जिनको समझिए, मान लीजिए आज के डेट में कोई पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी औरत है जो पढ़ी हुई नहीं है और उनको फाइनेंस के बारे में समझना है, तो देयर आर विमेन इन्फ्लुएंसर्स फॉर दैट, जो उस भाषा में, उनकी जो भाषा है, उनकी जो रीजनल भाषा है उसमें उनको समझा रही हैं। तो ये जो रीजनल रीच है ये भी विमेन इन्फ्लुएंसर्स के पास है। दूसरी है ब्रांड ऑथेंटिसिटी। मैंने ऑलरेडी ये मेंशन किया कि D2C ब्रांड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा विमेन लेड कंटेंट पे निर्भर करती हैं। सिर्फ विमेन लेड कंटेंट ही नहीं, वो एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट पे निर्भर करती हैं, बट क्योंकि ये सारे जो नीश हैं वो उसको विमेन डोमिनेट कर रही हैं, तो इसीलिए वो विमेन लेड कंटेंट पे डिपेंड करती हैं। अब जो सबसे मेन है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ओके, सो ये जो है इन्फ्लुएंसिंग जो है वो विमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर कर रहा है, मतलब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं। वो
वो खुद के पैसे खुद कमा सकती हैं। अगर मान लीजिए उनके पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है जहाँ पे वो जाके जॉब कर सकती हैं, मतलब कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर जॉब नहीं कर सकती हैं तो वो अपना चैनल खोल सकती हैं, अपना पेज खोल सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसके थ्रू अब वो अपने आप को इकोनॉमिकली एम्पावर कर रही हैं। अब हम देखते हैं कुछ डेटा को कि क्यों ये एक्चुअली हमें पढ़ना चाहिए। देखिए ये स्टैटिस्टा के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्शन था कि 2800 करोड़ की ये इकोनॉमी हो जाएगी 2026 तक। बट आपको पता है अभी जस्ट 9 या 10 दिसंबर को एक ऑलरेडी डेटा आ चुका है जिसके वो डेटा रिलीज किया था क्लग इंडस्ट्री के थ्रू। उसमें ये डेटा आया कि 10,000 करोड़ का मार्क ऑलरेडी पार हो चुका है। तो ये प्रेडिक्शन से लगभग समझिए मोर देन 3 टाइम्स वो ऑलरेडी हम इकोनॉमी में इतना बड़ा जो ये है उसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ने ले लिया है। हाँ, उसके अलावा उसको हम फर्दर जानेंगे कि इकोनॉमिकली कैसे एम्पावरमेंट हो रहा है विमेन का इसके थ्रू। अब जो ये 10,000 करोड़ की आप इंडस्ट्री देख रहे हो उसमें 77% जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में मनी है वो विमेन के ही थ्रू फ्लो हो रही है। तो इसके कारण आप समझ सकते हो कि किस हद तक इम्पॉर्टेंट है इस चीज को पढ़ना। उसके अलावा ऑन एन एवरेज एक जो ब्रांड होती है उनका जो मार्केटिंग बजट होता है ना उसमें से एक चौथाई जो हिस्सा है वो बजट का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को डेडिकेट किया जा रहा है। ये कॉर्नेल अकॉर्डिंग टू कॉर्नेल दिस वाज फाउंड। इन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के अलावा हमारा जो सोशल फैब्रिक है, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें भी विमेन बहुत एम्पावर्ड हो रही हैं इसके थ्रू। आपको 2 डेटा मैं बताती हूँ। एक तो ये कि 73% जो इंडियन विमेन हैं वो चाइल्ड बर्थ के बाद मतलब पोस्ट नेटल they leave their job, they have to leave their job because you see the caregiving thing falls in the realm of women. So according to that, because of that they have to leave their job. और उसमें भी जो 48% लोग लौटती हैं वो भी 4 महीने के भीतर फिर से छोड़ देती हैं। अब ऐसा ये जो डेटा है इसमें जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर भी जो आप अपने अराउंड देखते होंगे वो एक्चुअली विमेन को सपोर्ट उतना नहीं करता कि वो फॉर्मल सेक्टर में या ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर सकें। उस केस में मान लीजिए आप किसी भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, किसी भी सब्जेक्ट के, या फिर कोई भी आपका डोमेन रहा है, या फिर मान लीजिए एक्सपर्ट ना भी है, आपका कोई इंटरेस्ट है, आप सोशल मीडिया पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं लोगों को उसके बारे में एजुकेट करने के बारे में, या फिर आपका नॉर्मल पर्सनल डेली ब्लॉगिंग डालिए, धीरे धीरे रीच बढ़ जाएगी, आपको ब्रांड एंडोर्समेंट आने लगेगा, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी मोनेटाइज कर देगा और धीरे धीरे आप कमाने लगेगा। ये विमेन को अपनी एक आइडेंटिटी दे रहा है, अपनी सोशली एम्पावर कर रहा है। अब हम समझते हैं कि ये एक्चुअली सोशली एम्पावर कर कैसे रहा है। तो एक फ्रेमवर्क मैंने लिया है, आपने सुना होगा, नायला कबीर का एक फ्रेमवर्क है जो कि एम्पावरमेंट के बारे में बताता है। उनका कहना है कि 3 डिटर्मिनेंट होते हैं एम्पावरमेंट के, एक तो रिसोर्सेस, दूसरा एजेंसी और तीसरा अचीवमेंट। आप देखिए, आप नोटिस कीजिए, आपने जो भी ऑब्जर्व किया होगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, ये तीनों चीजें जो आती हैं उसमें आती हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं सोशली एम्पावर्ड है। अब रिसोर्सेस क्या, आपको डेटा, आपके पास डेटा होना चाहिए, आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए टू स्पीक अप और ऑल्सो राइट टू स्पीक। ये कम्युनिकेशन के एंगल से हम देखें तो राइट टू स्पीच भी आपका एक तरीके से रिसोर्स है। यहाँ पे ये तीनों चीज रिसोर्सेस में आते हैं और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के पास होते हैं। हाँ, एजेंसी इज समथिंग दैट इज लाइक वेरी मच अ पार्ट ऑफ फेमिनिज्म डिस्कोर्स, कि विमेन के पास अपने बॉडी को लेकर के, अपने बॉडी के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के
या फिर लाइफ चॉइसेस को लेकर के एजेंसी नहीं होती है, बट दिस गिव्स यू एजेंसी कि आप कैसे खुद को पोर्ट्रे करेंगी, आप कैसे अपनी स्टोरी कहेंगी, आप क्या पोस्ट करेंगी, इन सब की एजेंसी है आपके पास। और इससे जो अचीवमेंट, जो आपने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया, खुद की जो एक नैरेटिव सेट की है, आपने जो सोशल इम्पैक्ट लाया है लोगों पे, ये जो अचीवमेंट है ये भी आपको मिल रहा है। तो समझिए आप इस तरीके से सोशल मीडिया जो है वो विमेन इन्फ्लुएंसर्स को एम्पावर कर रहा है। फर्दर टू द पार्ट कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हम इतनी बात कर रहे हैं, बट हम सब कम्युनिकेशन के प्रोफेशनल्स हैं लगभग। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है कैसे? हम जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन प्रोसेस देखते हैं उसमें क्या देखते हैं? इनकोडर है, मैसेज है, चैनल है, और फिर डिकोडर है, फिर फीडबैक है, इस तरीके से। पर इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या है कि सोर्स तो ब्रांड ही होता है। इनफैक्ट ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट भी जो अब आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि जो सोर्स है वो आपका ब्रांड है, और वही आपका मैसेज का भी सोर्स है, वही इनकोड भी कर रहा है मैसेज। पर यहाँ क्या है, सोर्स है आपका ब्रांड। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने फ्लो चार्ट भी यहाँ पे दिखाया है कि जो ब्रांड है, मान के चलते हैं कोई ब्रांड है मेबेलिन, कोई क्या, मेबेलिन, और ये आपका सोर्स है, ठीक है, और इनको अपनी मार्केटिंग करवानी है। तो ये कैसे करवाएंगे, ये क्या करवाएंगे? ये कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुशा कपिला का नाम दिया है। ये उनको कहेंगे कि हमारा जो मुझे अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना है, और ये रहा आपका प्रोडक्ट, उसके फीचर्स बता देंगे, मतलब जो बेसिक ये होगा, उनका बेसिक डिटेलिंग होगी वो आपको बता देंगे, बट ये नहीं बताएंगे कि मैसेज कैसे देना है। यहाँ पे आती हैं फिर एजेंसी, जो जिसकी हम बात कर रहे थे विमेन के लिए, उसकी, क्योंकि विमेन ही इसको इनकोड करती हैं। अगर जो विमेन इन्फ्लुएंसर हुई वही इनकोड करती है मैसेज को, और इनकी मैसेज क्या होती है, हम स्टार्टिंग से एक नैरेटिव की बात कर रहे हैं, तो इनका जो स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग है उसी में ही इस चीज को इम्बेड करती हैं। वो अपने ब्रांड कोलैबोरेशन को इसी में इम्बेड करती हैं, और फिर अपने चैनल पे, पेज पे, जिस मतलब डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम उसको एड्रेस करते हैं, उसमें अपने जो इन्होंने पोस्ट तैयार किया, जो वीडियो तैयार की, उसको पोस्ट करती हैं। उसको हम कहते हैं कंटेंट। और फिर उसके बाद लोगों पे जो उसका इम्पैक्ट आता है, उसका फीडबैक आता है कमेंट्स के रूप में, डायरेक्ट मैसेजिंग के रूप में। इस तरीके से ये पूरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस की तरह काम करता है। अब फर्दर हम जिस एजेंसी की बात कर रहे थे कि विमेन इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अपनी स्टोरी खुद कह रही हैं, गोन वेयर द डेज की लोग बताएंगे कि तुम्हें ऐसे दिखना है, यू हैव टू बी डोसाइल, यू हैव टू बी इनोसेंट, you have to be a certain body type, you have to talk in this language, you have to talk in this accent. Gone were those days. You are now, and you have that agency now to how to represent yourself. You are self representing yourself. इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल आज हमें अपने सोशल मीडिया पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। बहुत डाइवर्सिटी आ गई है। आप एग्जाम्पल के तौर पे प्लस साइज और डार्क स्किन, मतलब जो प्लस साइज हैवी साइड की जो लेडीज, जो विमेन हैं वो, और जो डार्क स्किन लोग हैं वो, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा साक्षी सिंधवानी की, सी इज प्लस साइज विमेन इन्फ्लुएंसर, इनके 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आपको कभी याद होगा कि कोई ब्यूटी का ब्रांड हो और आपने देखा हो ऐड, कभी रिकॉल कीजिए, कोई फेस क्या था वो, फेयर एंड लवली वगैरह जो भी ब्रांड्स थे, कभी उन्होंने कहा दिखाया कि इतनी हेल्दी सी लड़की है और ये ब्रांड एंडोर्समेंट करेगी? नहीं, आपने देखा होगा, बट अब ये पॉसिबल है। फिर हमने जो बात की एक्सेसिबिलिटी की, रूरल एंड रीजनल क्रिएटर्स जो हैं, ये अरुणिमा डे हैं, और ये द सारी स्नोब करके इनकी आईडी है, और इनके भी 650K फॉलोअर्स हैं। ये बेसिकली अपने बांग्ला भाषा में अपने कंटेंट को बनाती हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर विमेन विद डिसेबिलिटीज, मतलब हाँ, अब अगेन रिप्रेजेंटेशन की जब बात आती है, हम शायद ही देखते हैं, मतलब
कभी-कभार कोई ऐसा ब्रांड कैंपेन, कोई ऐसा एडवर्टाइजिंग कैंपेन आ गया, जिसमें कभी-कभार कभी डिसेबल पर्सन को या फिर कभी आपके थर्ड जेंडर को, मतलब स्पेशल जब कैंपेन बना तभी आप देखते थे कि वहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन है। बट आप देखिए, आप अगर इनको फॉलो करते हैं तो इनका रिप्रेजेंटेशन हमेशा दिखेगा आपको। ये किसी ना किसी ब्रांड की स्टोरी कहते हुए आपको हमेशा दिखेंगी। फिर अभी हमने ये देखा था इवोल्यूशन में कि 2016 से 2020 के बीच में अ, हमने वापस से फिल्टर्स वगैरह का यूज़ बहुत ज़्यादा कर दिया था, यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। बट अभी क्या होता है कि अभी हम फिर से वापस से ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं कि एआई फिल्टर यूज़ है कि नहीं है, बॉडी टाइप ये है कि नहीं है। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी क्रिएटर्स ऐसी भी हैं जो विदाउट मेकअप अपने कंटेंट को पोस्ट करती हैं। उसमें से एक फ्रिशिया बी भी है, जो अपने रियल स्किन को पोस्ट करती है, जो दिखाती है कि इट डज़न्ट मैटर आप कैसे दिख रहे हो, आप मेकअप के साथ हो या मेकअप फ्री हो, जैसे भी हो आप हो, उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रही है। तो आप देख सकते हैं रिप्रेज़ेंटेशन में कितनी डाइवर्सिटी आ गई है। जहाँ पे हमें एक ही टाइप की विमेन दिखती थी, आज वहाँ पे हमें बहुत डिफरेंट टाइप्स की और डिफरेंट जगह की विमेन दिख रही हैं। उसके बाद अगर इनमें एजेंसी आ गई है, इतना कुछ हो रहा है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, तो इसका इम्पैक्ट क्या है? एज ए कम्युनिकेशन प्रोफेशनल और एकेडमिक्स, हम हमेशा से ये समझते हैं और जानते हैं कि जब हम कोई भी मैसेज को डिज़ाइन कर रहे हैं या उसको सेंड कर रहे हैं, तो वो किसी ना किसी के लिए होता है। लाइक वो उसका कोई ना कोई रिसीवर होता है। और हम लोग एडवर्टाइजिंग में उनको रिसीवर जो होता है उनको फर्दर हम लोग कन्वर्ट करते हैं कंज्यूमर में अपने एडवर्टीजमेंट के मैसेज के थ्रू। वैसे ही यहाँ पे क्या इम्पैक्ट, क्या उनकी ऑडियंस जिनको हम कम्युनिटी कह रहे थे अभी तक, क्या उन पे इम्पैक्ट बनता है, तो उस इम्पैक्ट की बात करेंगे हम यहाँ पे। हमने जितनी सारी चीज़ों की बात की, एंगेजमेंट की, उनकी ऑथेंटिसिटी की, उनके कंटेंट की, इसके थ्रू ये करती क्या है? पैरा सोशल रिलेशनशिप जो मैंने कहा था, जिसका इमर्जेंस हुआ था, अगर आपको याद हो तो इवोल्यूशन वाले टाइम पे हमने बात की थी कि उनका जो ये स्टार्ट हुआ था वो 2005 से 10 के बीच में इसका स्टार्ट हुआ था, ये बिगिन हुआ था पैरा सोशल रिलेशनशिप। एक्चुअली पैरा सोशल रिलेशनशिप है क्या? ये बेसिकली पैरा सोशल इंटरैक्शन से आता है। उसमें होता क्या है, जब आप एंगेज हो रहे हो अपने ऑडियंस के साथ, चाहे लाइक्स हो, कमेंट्स हो या फिर डीएम हो, जिसके भी थ्रू आप उनके साथ एंगेज हो रहे हो, ये जो इंटरैक्शन है ये पैरा सोशल इंटरैक्शन कहलाता है। बेसिकली हम समझना चाहें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम आपसे मिले नहीं हैं, बट वी नो यू एज यू वर मी। वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के साथ जब हम इंटरैक्शन करते हैं और जो उससे रिलेशनशिप फॉर्म होता है, उसको पैरा सोशल रिलेशनशिप कहते हैं। और इसके कारण कंज्यूमर एक्शंस लेते हैं और हेंस इट इज आल्सो सस्टेन्ड थ्रू लॉन्गर पीरियड, क्योंकि एक रिलेशनशिप आपने उस विमेन इन्फ्लुएंसर के साथ बनाया है। तो इस तरीके से हम कंज्यूमर बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं अगर हम इन्फ्लुएंसर्स हों तो। आगे, why do brands choose women creators for their marketing strategies? क्योंकि 4-5 पॉइंट्स हैं इसके कि जो विमेन इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके जो कंटेंट होते हैं वो एक्चुअली में हायर एंगेजमेंट गार्नर करते हैं रादर देन दैट ऑफ मेन इन्फ्लुएंसर्स। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हब के द्वारा ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ चीज़ है। इसके अलावा विमेन बेटर कन्वर्जन्स उनके स्टोरी के थ्रू मिलता है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग जो होती है वो रिलेटेबल होता है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, तो इसके कारण कन्वर्जन्स भी बेटर होता है फ्रॉम ऑडियंस टू कंज्यूमर। उसके अलावा women excel as storytelling, and I am not stereotyping. This was found by Escalus in 2004. So they are better storytellers than that of men. उसके अलावा जो विमेन होती हैं
again, I'm not stereotyping, but many of the decisions of the households are taken by women. So purchases are done by women, especially those everyday needs that you have, because most of the caregivers as of now are also women. Yes, the things are changing, but they are changing very slowly. तो ये जो विमेन जो परचेजेस करती हैं वो, अच्छा, दूसरी बात ये कि जो इंस्टाग्राम है या फिर यूट्यूब है, उसने इकोनॉमी को क्या कर दिया, स्क्रॉलिंग इकोनॉमी कर दिया है। तो स्क्रॉलिंग इकोनॉमी में क्या होता है कि विमेन ने अपना काम कर लिया, जो भी किचन का हुआ है, जो भी हुआ, एंड दे कीप स्क्रॉलिंग। तो स्क्रॉलिंग में कौन आएंगे? जिनको इन्होंने फॉलो कर रखा है, जिनसे ये एंगेज्ड हो ऑन सोशल मीडिया, नॉट इन दैट सेंस बट एंगेज्ड ऑन सोशल मीडिया। तो वो जो कंटेंट आपको दे रही हैं, उसके कारण जो परचेज डिसीजन होता है वो बहुत ज्यादा विमेन लेती है। तो विमेन से विमेन रिलेट करती है, इसीलिए जो होता है, फीमेल विमेन इन्फ्लुएंसर जो होती हैं वो परचेज डिसीजन को ज्यादा ड्राइव करती हैं विमेन में। वही सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की बात होती है। वो क्या होता है, हम रिलेट करते हैं। आपने बहुत सारे कमेंट्स में देखा होगा विमेन इन्फ्लुएंसर्स के, देयर इज दिस फ्रेज गोइंग ऑन, अस बहन अस, विच लिटरली मीन्स कि अस ब्रो अस, मतलब हम रिलेट कर रहे हैं आपसे, हमारी ही स्टोरी है ये। तो वही चीज है कि विमेन से रिलेट करती है एंड देन दे ड्राइव द परचेजेस। उसके अलावा कम्युनिटी बिल्डिंग जो होती है, women creators actually excel at user generated content, reviews, tutorials, to build authentic community connections। ये हमने पहले ही बात की है कि ये अपने जर्नी के थ्रू कम्युनिटी बिल्डिंग करती है। ऐसा नहीं होता है मेल नहीं करते, बट दे एक्सेल एट दोज थिंग्स। इट वाज एक्चुअली फाउंड बाय एविडन, क्रिस्टल एविडन, in 2016 itself। तो इन सब से निकलकर ये आता है कि विमेन क्रिएटर्स जो होती हैं ना, वो ऑथेंटिक एंगेजमेंट, टारगेटेड रीच और ये सारी चीज जो होता है ना, वो उनको ब्रांड से पार्टनरशिप करने के लिए उनको ज्यादा बेटर बनाता है इन कंपैरिजन ऑफ मेन। अब हमने जबकि विमेन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में इतना जान लिया, तो हम ये भी जानते हैं कि इनके टाइप्स क्या होते हैं। एक्चुअली जो इनके टाइप्स होते हैं ना, ये दो तरीके से डिसाइड किया जाता है। एक तो नीश के आधार पर, यानी ये किस इंडस्ट्री को केटर कर रही हैं। बाय दैट आई मीन कि इनकी एक्सपर्टीज क्या है, ये किस चीज पे बना रही हैं। फॉर इंस्टेंस, कोई ब्यूटी और स्किन केयर के बारे में बताएगा। वन फेमस नेम इज कुशा कपीला। शी actually makes on this niche, beauty and skincare। उसके अलावा फैशन स्टाइलिंग, there is this influencer Astha Shah, she actually makes content on those। So similarly there are many such niches। लाइफस्टाइल एंड ब्लॉगिंग हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गया, देन देयर फिटनेस एंड वेलनेस हो गया, फाइनेंस एंड करियर हो गया, पेरेंटिंग मॉमप्रेन्योर्स हो गए, एजुकेशन स्किल्स हो गया, मेंटल हेल्थ एंड मोटिवेशन, फूड एंड होम मैनेजमेंट। डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट नीशेस, यू कैन एक्चुअली कैटेगराइज द विमेन इन्फ्लुएंसर्स बेस्ड ऑन दैट। इसके अलावा हम लोग फॉलोअर टियर्स, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग्स, उनके ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फॉलोअर्स, उनके कितने फॉलोअर्स हैं, हम उस बेसिस पे भी करते हैं उनको कैटेगराइज। जैसे कि 1000 से 10,000 के बीच में अगर हैं तो आप नैनो इन्फ्लुएंसर्स कहलाएंगे। अगर आप 10,000 से 100,000 के बीच में हैं तो आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स कहलाएंगी। और अगर आप 100K से 500K के बीच में तो आप मिड टीयर कहलाएंगी। एंड देन देयर मैक्रो इन्फ्लुएंसर जो 500K से 1 मिलियन फॉलोअर्स के बीच में। फिर देन देयर मेगा इन्फ्लुएंसर्स जिनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं। बट इन सब के बाद, इन सब से मुझे याद आया, सर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि तो क्या ये फॉलोइंग ही डिसाइड करता है कि आप इन्फ्लुएंसर्स होगे? नहीं, इसके अलावा भी चीजें हैं। जैसे कि बहुत सारे ब्रांड्स जो होते हैं ना, जो एक्चुअली अभी अभी मार्केट में एंटर कर रहे होते हैं और D2C होते हैं नेचर में, एक्सक्यूज मी। मैं सोच ही रही थी श्वेता छोटा सा ब्रेक लेके पानी पी ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। sorry everyone। Okay, back to it। yes, I was talking about followers। क्या इतने ही followers होंगे तब आपके
आप इन्फ्लुएंसर्स कहलाएंगी, तो एक्चुअली नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके फॉलोअर्स 200-300 होते हैं, लेकिन आपकी वीडियो की जो रीच होती है, जो व्यू होती है, वो मिलियंस में जा रही होती है। और जब ब्रांड्स ये नोटिस करते हैं तो वो अपने आप आपको पीआर पैकेज भेजते हैं, जो हम कोलैबोरेशंस के लिए जो बात होती है ना उनकी, वो अपने प्रोडक्ट भेजते हैं आपको, ताकि आप उनके लिए कंटेंट बना सको, उनके कोलैबोरेशन में कंटेंट बना सको। तो इट डज नॉट need to be 1K or more than that to be an influencer. It may so happen that 200-300 में भी आपको ब्रांड के एंडोर्समेंट का ऑफर आने लगे। उसके बाद हम जब सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन सब की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो डाउट होता है वो भी अभी भी हमारे अंदर में, कि क्या ये एक्चुअली ऑथेंटिक, वैलिड, क्या ये एक्चुअली वैलिड प्रोफेशन है? तो ये बिल्कुल है। अभी तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज किया है। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड जो हुआ था 2024 में, उसमें गवर्नमेंट ने क्रिएटर्स को अवार्ड दिया था, इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड दिया था। उसमें एक्चुअली विमेन को 8 कैटेगरीज में अवार्ड मिले। तो आपको, आपकी तो इससे प्रोफेशनल वैलिडिटी भी मिल गई आपको, इसका सोशल इम्पैक्ट भी हुआ कि ये एक्चुअली विमेन का क्या रोल है नेशन बिल्डिंग में, उस पर भी हाईलाइट कर रहा है। फिर ये एक्चुअली इंकरेज भी कर रहा है कि विमेन किस तरीके से, इंकरेज कर रहा है विमेन को कि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर में इस क्रिएटर इकोनॉमी को ज्वाइन कर सके। ये जो इकोनॉमी पूरी रन कर रही है, हमारी जो स्क्रोलिंग इकोनॉमी, जिसको हम इस नाम से जानते हैं, उस चीज में एंटर करने के लिए बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट भी दे रहा है। पर क्या सारे जो, मतलब हमने जितने भी बातें की, हमने सिर्फ फायदे 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 की बात की कि पर क्या ऐसा है कि ये जो इन्फ्लुएंसिंग की जर्नी है ये बेड ऑफ रोजेज है, यहाँ पे कोई थॉर्न्स नहीं है? ऐसा नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस और बैरियर्स है इस जर्नी में भी। फॉर इंस्टेंस ऑनलाइन हरासमेंट, आप लोग भी आजकल आए दिन सुनते होंगे कि किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर को किसी ने ऑनलाइन हरास कर दिया। और बात यहाँ तक की आती है कि इंस्टाग्राम छोड़ना पड़ जाता है। आप इंस्टाग्राम छोड़ो, लोग ऐसे भी हैं कि घर तक पहुंच जाते हैं और फिर आपको एस्केप करना पड़ता है। आपने नाम सुना होगा शायद रेबल किड का। उस रियल नाम उनका, ये यूजर नेम है और उनका रियल नाम है अपूर्वा मखीजा। तो इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, इतना उनको ऑनलाइन हरास किया गया कि उन्हें लिटरली अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। इस तरीके से हरासमेंट होती है। इसके अलावा अभी तक के जो, हालांकि हमने देखा कि 77% ऑफ मनी जो है वो फ्लो कर रहा है विमेन के थ्रू ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में। बट ये जो पे डिस्पैरिटी है ना, ये टाइम एंड अगेन रिपोर्ट हुआ है। एंड लेट्स सी कि मेरे रिसर्च से क्या निकल कर आता है, पे डिस्पैरिटी है या नहीं है। बट अभी तक के रिसर्चेज में यही निकल कर आया है। इसके अलावा सेफ्टी कंसर्न है। आपको शूट वगैरह करने के लिए, या फिर ब्रांड का जो, मान लीजिए कभी आपने ब्रांड के साथ कोलैब किया, उसके लिए मान लीजिए आपको किसी इवेंट में जाना पड़ा है एंड दैट इज लेट नाइट, वहां पे भी आपको सेफ्टी रिस्क होते हैं। हम अब तक कह रहे थे ना कि आपके पास चॉइस है कि आप कहाँ से काम करेंगी। मतलब बेसिकली शूटिंग तो वहीं से होती है, बट कभी कभी इवेंट्स वगैरह जो होता है, जो आपके लिए वो सेफ्टी कंसर्न हो सकता है, आप बाहर जाएंगी तो उस चीज के लिए। फिर देर इज एल्गोरिदम एंग्जाइटी। यहाँ पे क्या होता है ना कि आप पे कांस्टेंट प्रेशर होता है कि आपका एल्गोरिदम सर्टेन तरीके से बात वर्क कर रहा है, और इसके कारण क्या होता है, आपको उसी समय उतने ही हैशटैग के साथ उतने ही नेचुरली आपको पोस्ट करना है। आप इसमें चूक नहीं सकते। आप चूकोगे तो कई कई बार ये भी होता है कि लॉस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, और जब लॉस ऑफ फॉलोअर्स होगा तो उसी से तो सब कुछ है, बेसिकली उसी पे बिल्ड है सब। Ma'am, we तो will conclude early, okay? हेलो। Ma'am, we will be concluding early, okay? ओके 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 ओके, अच्छा। जस्ट वन मोर स्लाइड, दैट इज ऑल। तो एल्गोरिदम एंजाइटी के कारण क्या होता है कि आप कांस्टेंट प्रेशर में होते हो। इसके कारण आपका मेंटल हेल्थ खराब हो सकता है। फिर देर इज इमोशनल लेबर एट प्ले, जहाँ पे आपको प्रेशर दिया जाता है कि आप परफेक्ट पर्सोना बना के रखो, जिसके कारण मेंटल हेल्थ चैलेंजेस अगेन। ऑल्सो अनइक्वल निगोशिएशन पावर। कभी कभी ये भी होता है कि आपके और ब्रांड के बीच में
आपके पास ना लेस बार्गेनिंग पावर हो। देयर इज दिस चैलेंज एज वेल। जब इतना चैलेंजेस है तो फ्यूचर क्या है इस चीज का? फर्दर टाइम में हम अभी भी देख रहे हैं कि बहुत सारे स्पेशलिस्ट इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट इस मामले में अभी चाइना ने तो लॉ पास कर दिया है जहां पे ये कहा गया है कि आप तभी इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं सोशल मीडिया पे अगर यू हैव अ डिग्री और एक्सपर्टीज इन दैट एरिया। तो हु नोज इंडिया में भी ये हो सकता है, बट अभी भी सिर्फ लोग डेली व्लॉग्स नहीं डाल रहे हैं। बहुत स्पेशल मतलब सर्टेन नीश है जिसको उन्होंने चुना है और उसी को अपना नीश ही बना के उसी को अपना नैरेटिव बना के वो चल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑथेंटिसिटी है वो ज्यादा प्रेफर्ड है। इंटरेस्टिंगली आई हैव डन अ रिसर्च एआई वर्सेस वीआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी हैं जिसको एआई के मदद से बनाया गया है, और एंड देन देयर आर आवर रियल इन्फ्लुएंसर्स। अब इन दोनों के बीच में जो स्टडी की गई, कंपेयर किया गया, तो उसमें ये निकल के आया कि आज भी जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, दे ट्रस्ट रियल इन्फ्लुएंसर्स much more. So yes, authenticity is preferred over AI. फिर देर आर क्रिएटर लेड ब्रांड्स। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही अपनी जो टॉप थी उसको जो स्टार्ट किया वो बावी सावी से स्टार्ट किया। तो ये क्रिएटर लेड ब्रांड्स और भी बहुत सारे जो क्रिएटर्स उन्होंने अपने अपने ब्रांड खोल लिए हैं। जैसे एक गुलाटी करके जिनकी आईडी है, उन्होंने अपना हेयर एक्सटेंशन का ब्रांड खोल लिया। देयर इज कुशा कपिला, उन्होंने अपना अंडरवेयर का ब्रांड खोल लिया। तो क्रिएटर्स पहले उन्होंने अपनी फॉलोइंग गैदर की, अब उनके खुद के ब्रांड्स वो क्रिएट कर रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज द फ्यूचर, जहाँ पे हम पहले अपनी कम्युनिटी बना ले, फिर वहां पे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना स्टार्ट कर ले। तो इट इज नॉट जस्ट कि दूसरा ही ब्रांड हमको आके अपना पीआर पैकेज दे रहा है, हम भी अपनी मार्केटिंग खुद कर रहे हैं। पहले अपनी फॉलोइंग बना रहे हैं, फिर अपना ब्रांड बना रहे हैं। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी पे काफी फोकस है। इनफैक्ट देयर इज दिस वर्ड डी इन्फ्लुएंसिंग राइट नाउ, इट वाज वंस वेरी मच इन ट्रेंड। वहां पे बात ये थी कि लोग डी इन्फ्लुएंस कर रहे थे बहुत सारी चीजों को नहीं करने के लिए, ताकि जो हमारा क्लाइमेट हो, क्लाइमेट चेंज हो वो ना हो, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा ना हो, पोल्यूशन ज्यादा ना हो। तो सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस है। उसके बाद क्या है कि मल्टी रोल क्रिएटर्स, ये भी है कि आगे आने वाले दौर में जो विमेन हैं वो एजुकेटर, एक्टिविस्ट, एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे रोल में दिखेंगी, मल्टी रोल क्रिएटर्स। और जो हमने अभी तक बात किया कि लोकल एरियाज तक हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारा जो सोशल मीडिया है वो पर्कोलेट कर चुका है। तो उनका लेकिन जो इन्फ्लुएंस है दैट इज ग्लोबल। दे आर लोकल बट देयर इन्फ्लुएंस इज ग्लोबल, एंड इट कीप्स ऑन हैपनिंग। They keep on inspiring people from different nation as well. So that is the future outlook that we have. Okay, I'll be concluding my talk with this. I hope you enjoyed. Also, a question before I go. Which women influencer has impacted your choices and how? If you want to answer it, of course. Also, if there is any question, I would love to take. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता, आपने बहुत ही विस्तार से इस प्रस्तुति के माध्यम से सिद्ध किया कि आज महिला इन्फ्लुएंसर्स केवल सोशल मीडिया की उपस्थिति मात्र नहीं है, बल्कि इस डिजिटल दौर में वो एक निर्णयात्मक शक्ति के रूप में उभरी है। व्यक्तिगत अनुभव से लेकर के आपने किस तरह से उनके सामाजिक सरोकार, उनका जो पूरा एक मार्केटिंग की जो उनकी रणनीति है, उसके बहुत सारे पक्षों पर जिक्र करते हुए उन्हें एक तरह से विचार विमर्श के निर्माता के रूप में प्रतिस्थापित किया है। और बल्कि संक्षेप में कहूं तो किस तरह से पर्सनल से एक पावरफुल जो उनकी जीवंत अभिव्यक्ति है उसकी ओर आपने संकेत किया। और बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका आपने जिक्र किया, बहुत बहुत आभार। और एक शब्द जो आपने उपयोग किया, पैरा सोशलाइजेशन रिलेशनशिप की बात आपने की। इन दिनों में मैं जब ये अखबार देखता रहता हूँ, उसमें 3 शब्द मुझे मिले केवल हमारे पार्टिसिपेंट्स की जानकारी के लिए। वस्तुतः जिन शब्दों की आपने बात की, प्रचलन में तो खैर
आपने बताया कि 2005 के आसपास से शुरू हो गए थे, लेकिन इनका जो प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ वो इसी वर्ष हुआ 2025 में। तो ये जो पैरा सोशलिंग वाली आपने बात कही, इसको तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर बताया है। और जो मैंने पढ़ा वो आपने हालांकि मी एंड आई की बात की थी, लेकिन सरल भाषा में कहूं तो शायद हम ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ इतना एक व्यक्तिगत जुड़ाव, या कॉमन मैन की भाषा में कहूं तो एक तरफा प्यार, कभी मिले नहीं, जानते नहीं हैं, लेकिन लगता है हमारे जीवन के अविभाज्य हिस्से हो गए हैं वो। उसके अलग साइकोलॉजिकल असर हो सकते हैं, लेकिन पैरा सोशलिंग को उन्होंने इस रूप में लिया है। इसी तरह से एक वर्ड और जो, जैसा आपने पैरा सोशलिंग की बात की, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर बताया है, वो बताया रेजबेट। ये मतलब किस तरह से आपकी जो ये पोस्ट आती है वो आपको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि आप गुस्सा है आपको, तो वहां गुस्सा भी एक बाजार का हिस्सा हो रहा है ताकि चीजों को सेल करे वो। तो ये एक चीज इन्फ्लुएंस करे सर, प्रोवोक करे, इसको हम इन्फ्लुएंस करना ही हाँ, बोल सकते हैं। एंगेजमेंट जो हाँ। वर्ड है ना, एंगेजमेंट, कि हम एंगेजमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, अपना। बस वही। और आप किसी तीसरा कोई गुस्सा, सर हाँ, ये बहुत हम समझ सकते हैं। हम ट्रेडिशनली एडवर्टाइजिंग में अपील की बात करते हैं ना, कि हम लोग इमोशनल अपील करते हैं, ये करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप वहां से पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ पे भी हम वही रेज वेट करते हैं। आपको बस गुस्सा होने पे आप इस तरीके से आपको इवोक करेंगे कि आप गुस्सा हो ही जाओगे। तो ये जो गूगल में या इनके जो भी सिस्टम होते होंगे कि जो सबसे ज्यादा वर्ड जो है वो देखा गया या उसका उपयोग किया गया, उसके बेस पर तीसरा वर्ड एक और बनाया ना, एआई स्लो। ये ऑस्ट्रेलिया की एक डिक्शनरी है मैकुलो, इसने इस शब्द को गढ़ा है, जो ये बिल्कुल जो एआई से जनरेटेड जो ये भीड़ लगी हुई है जिसका कोई महत्व नहीं है, जो कूड़ा कचरा नेट पर आ गया, इंटरनेट पर आ गया, उसको लेकर के आप बहुत विस्तार से बात नहीं करेंगे, लेकिन आपने इस तरह के शब्दों के माध्यम से मुझे लगता है हमारे ऑडियंस को भी एक तरह से और सजग सचेत किया है। इसके पहले कि अपन क्वेश्चन आंसर ले, मैं अनुरोध करूंगा एक बार फिर प्रियंका जी से कि आज के इस जो हमारा ये आयोजन है, आपका जो वक्तव्य है, इसकी मेमोरी में एक ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो आपको भेंट करें। जी सर। मीनवाइल मैं सारे पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट कर certificate, ma'am. This is your e-memento for today's webinar. धन्यवाद सर और मैम। Gratitude of honor and respect from Communication Today and from Bharati Vidyapeeth. थैंक यू सो We have मच। your e-certificate as well. Let me share that. Ma'am, this is your e-certificate. We are very grateful to have you and listing you in this topic. I guess it will be a great honor for all of us. चलिए, वह सत्र चर्चा के लिए खुला है और बहुत संक्षिप्त टिप्पणी के लिए मैं पद्मन जी को आमंत्रित करूंगा कि आपकी विद्यार्थी ने यहाँ प्रस्तुति दी है, आप कुछ कहना चाहें तो चर्चा की वहीं से शुरुआत करते हैं जी। सर आई थिंक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो पितामह हैं हमारे मास कॉम की एजुकेशन के, और मैं स्टूडेंट से हमेशा आपका जिक्र करती हूँ, श्वेता से भी मैंने यही कहा था जब आपसे बात कर रही थी। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आप नए टैलेंट को उभारने में मतलब इतना सहयोग दे रहे हैं। एंड आई थिंक श्वेता ने भी उस चीज को पूरा जिया है, जो आपने उस पर विश्वास रखा वो भी उस पर खरी उतरी। आपको भी अच्छा ही लगेगा कि आपने उसको एक मौका दिया और उससे उस मौके को पूरा अच्छे तरीके से आज जो इसे एक्सप्लेन करा। आई एम फीलिंग थैंकफुल टू यू, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ श्वेता। तो मुझे वो माँ वाला प्राउड भी आ रहा है और आपके सामने वो बच्चे वाला ग्रेटिट्यूड भी आ रहा है। तो मुझे दोनों फीलिंग्स मिक्स आ रही हैं इस समय। एंड आई थिंक शी इज रियली डन जस्टिस टू द टॉपिक। इनका अभी नेसेंट स्टेज पे पीएचडी है, अभी तो डेटा भी कलेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जितना रिव्यू इन्होंने पढ़ा, जितना पैशनेटली सब्जेक्ट को श्वेता समझती हैं, उसके बारे में आज जितनी जिक्र करा, आई थिंक हम सबके लिए कुछ तो नया था ही उन चीजों को समझने के लिए और चीजें। एंड शी इज अ वेरी मतलब ये दिल से एक फेमिनिस्ट है लड़की, तो ये विमेन के बारे में जो फील करती है। मैं बस इतना इस चर्चा को आगे ले जाते हुए कहना चाहूंगी कि ये सारे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में ट्रू है। Today, the case in point that she discussed and we had was women influencers. लेकिन हर इन्फ्लुएंसर आजकल चाइल्ड इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, मेल्स हैं, हर एज के इन्फ्लुएंसर्स हैं। और भनावत सर तो उस जमाने के इन्फ्लुएंसर है जब इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंसर नाम से भी नहीं जाना जाता था। तो ये सबके लिए सब बातें ट्रू हैं, उनकी फॉलोइंग, फॉलोअर्स, उनके चैलेंजेस, उनका ट्रोलिंग और जो नई चीजें वो करते हैं। एंड दिस इज द न्यू मीडिया थिंग। आई थिंक ये बहुत प्यारी बात है कि आज सर बॉम्बे में बैठे हैं, हम दिल्ली में हैं, और इस तरीके से हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं बाकी लोगों से भी। ये इन्फ्लुएंसर्स का भी जादू है।
जो उन्होंने अपनी स्टोरी शुरू करी कि छोटे शहर से, कस्बों से निकल के कई ऐसी लड़कियां हैं जिनको घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था, बट दिस मीडिया हैज गिवन वॉइस टू देम, और वो वॉइस माशाल्लाह क्या वॉइस मिली है। मिलियंस ऑफ लोग फॉलो करते हैं, वीडियोस को रीशेयर करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस उनको और भी आता है। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हम देखते हैं जो वो लड़कियां बोल रही होती हैं कि मैं निकल करके मैं बॉम्बे में आ गई हूँ, मैंने अपना घर ले लिया है, मैं वो छोटे शहर में थी। ये सोशल मीडिया ने ही मुझे पावर दी। तो ये बातें तो ऑफ कोर्स हैं। पैरा सोशल के बारे में भरावत सर ने भी सुना हुआ था, और श्वेता ने भी उसका बहुत जिक्र करा। तो ये डिस्कशन मैं यंगस्टर्स के लिए आगे छोड़ती हूँ, जो हमसे ज्यादा समझते हैं इस इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया को। अर्चना है, बाकी यंगस्टर्स हैं। सो वी आर हियर एंड आई थिंक श्वेता इज बिफिटिंग टू आंसर एनी क्वेश्चंस। मैम इतना नॉलेज और इतना पैशन तो है ही इनके पास। मैम टू ऐड मोर टू इट, सर ने मुझसे पूछा कि तो मैं मीडिया पे बात करता हूँ इतना, तो क्या मैं इन्फ्लुएंसर हूँ? मैंने कहा बिल्कुल सर, आपका नीश मीडिया स्टडीज है। राइट। बिल्कुल ही नहीं। सर ने एक दिन चैट जीपीटी से भी पूछा था मेरे बारे में, बताओ, थी उससे भी बताया होगा आप ओजी इन्फ्लुएंसर हैं। सर ओजी समझते हैं? ये बच्चे बताएंगे आजकल ओजी का मीनिंग क्या होता है। अच्छा। ओरिजिनल ओजी गैंगस्टर इज होता है ओरिजिनल, सर, ओरिजिनल गैंगस्टर, ओरिजिनली ओरिजिनल गैंगस्टर मैम। अच्छा। ओजीज गैंगस्टर भी होता है क्या? अच्छा, मैं तो ओरिजिनल पे ही जानती थी। तो आई थिंक सर ये बहुत प्यारी एक शुरुआत है। ये जो नए बच्चे, इनके पास जो एक आग है ना, वो आई थिंक जरूरी है कि मेरे उससे भी दिमाग में सब अपने जगह वो बचपन ज्वाला से ये की बात बहुत रोशनी हो। समय से थी। मैंने एक शुरू किया था, एक कोच्चि में है अमृता यूनिवर्सिटी। जी जी हाँ। वहां पर दिनेश बाबू हैं, कभी आप मिले हो या क्या, है ना? तो उनके साथ मैंने शुरू किया था मीट द स्कॉलर्स। तो यस दैट इज अ उसमें वेरी मैंने गुड। हाँ कोशिश की थी कि अपन एक इस तरह की सीरीज शुरू करें जिसमें ये जो बच्चे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं उनको गाइडेंस मिले। तो फिर वो बात आई गई होगी और आगे चली नहीं वो सीरीज। वो तो अलग वेबिनार से अलग सीरीज का मूड था मेरा, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसी में ही। और मेरी परसों पद्मिनी जी से बात हो रही थी, काफी काफी देर तक बात हुई, तो आपके कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो इसी तरह के अच्छे विषयों पे काम करें। जैसे आपने बताया डिसेबिलिटी और सिनेमा पे पीएचडी कर रहे हैं। मैंने तो अभी एक वेबिनार किया था डिसेबिलिटी डे पे, तो मुझे लगता है उन शोधार्थियों का आप रेफर कीजिए, तो हम उनसे शुरुआत बिल्कुल सर। करेंगे। और जो अपने कलीग्स हैं, अब मैं टारगेट करके उनसे बात करूंगा कि अपने स्कॉलर्स को लेकर के आए, उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा। और कहीं ना कहीं उनकी भी यही छोटे छोटे मंच हैं जहाँ कहीं और ये उनको। सर कितनी अच्छी लोग रिसर्च कर रहे हैं जिससे हम भी रूबरू होते हैं। कई हाँ, हमारे लिए भी नई चीजें मिलती हैं जब इन बच्चों के बहुत से हम सारी नई चीजें सुनते साहब, हैं, इतना आइडिया इनके नहीं है साथ कि इतनी काम करते महिलाएं काम कर रही हैं इतने एरियाज में और उनके लाखों फॉलोवर्स हैं, बताइए आप। हैं। तो ये मोटिवेशन भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए कि हम भी इस एरिया में कुछ कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और जो श्वेता की फेवरेट इन्फ्लुएंसर है कुशा कपिला, उन्होंने तो अभी एक ब्रांड शुरू कर दिया है अपना कपड़ों का, और उस सबको एडवर्टाइज कर रही हैं। सो दिस इज जो वो कैंडरशियंस कौन है वो लोग जो अभी बहुत सिस्टर्स, उन्होंने कार्डासियंस, भी यस ये, मैम। हाँ जो भी उनको बोलते हैं, देखिए सर हमें भी पूछना पड़ता है इनसे। तो वो वाला ही एक उन्होंने इंडिया में वही चीज शुरू करी। तो ऑफ कोर्स वो पैसे भी कमाएंगे और नाम तो कमा ही रहे हैं। चलिए साहब, हमारे साथ मैं देख रहा था लास्ट करीब 40 के आसपास पार्टिसिपेंट्स थे। तो किसी नहीं, के मन अच्छी में अच्छी कोई अटेंडेंस थी जिज्ञासा आज। हो, कमेंट्स हो, कोई सवाल हो, तो वो आमंत्रित है। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर शील निधि हैं, सूरज देव जी हैं मेरठ से, डॉक्टर गिरधारी लाल मैम जी। मैं बस इतना कोट करूंगी, आपने बताया कि जब भी हम बिगिन करते हैं तो हमें टाइम लग जाता है ड्यूरिंग, मतलब अपना एक नीश ऑप्ट करने में। हम एक्सप्लोर करते हैं इनिशियली, उसके बाद सब्सक्राइबर कलेक्ट करने में। बिकॉज जब तक लोगों से हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें मजा नहीं आएगा उसे और क्रिएट करने में, जब तक कमेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है, कोई कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। तो आप ये बताओ कि वो इनिशियल वो कब हम ये रियलाइज करेंगे कि हाँ हम इसी निश को आगे टेक फॉरवर्ड कर सकते हैं? वो बूस्ट एक्चुअली कब ऐसा मिलेगा? नहीं है, ये ना एक्चुअली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। किसी को पहले से रियलाइजेशन है अपने बारे में कि उसे पता है कि वो वही अच्छा कर सकता है, तो वो तो स्टार्टिंग से ही कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर जो एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उनकी भी जर्नी अपनी होगी कि वो कितना एक्सप्लोर करेंगे, कितना पोस्ट करेंगे और ये हो। लेकिन आपने जो बात की ना फॉलोअर्स की या सब्सक्राइबर्स की, ऐसा नहीं है कि सर्टेन नंबर तक फॉलोअर्स मैम पहुंचेंगे या टाइम सब्सक्राइबर। कितना? बिकॉज ऐसा है कि मैं कुछ लोग को टाइम, सुनती हूँ अब देखिए यहाँ पे 1 ना year एल्गोरिदम की बात आती है कि आप अपने नीश के एल्गोरिदम को
को कितने अच्छे से आपने स्टडी की है। अगर आपने अपने एल्गोरिदम की स्टडी अच्छे से की है, जैसे सर्टेन नीश जो होते हैं, अब जैसे देखिए मेरा खुद का एक पोएट्री पेज है, अब उसमें क्या होता है कि पोएट्री पेज के जो ये होते हैं ना, जो उसको पढ़ने वाले होते हैं या जो उसको फॉलो करने वाले होते हैं, एक सर्टेन टाइमिंग पे ही ऑनलाइन आते हैं। अगर आपने अपने एल्गोरिदम की ये बात जान ली तो आपका ग्रोथ मतलब डेफिनेटली है। वन ऑफ माय पीयर she was in Makhan Lal with me, ठीक है। Okay. she actually got married soon, but तो उसके बाद उसकी पढ़ाई का क्या, मतलब उसके प्रोफेशनल जर्नी का क्या। उसने यूट्यूब स्टार्ट करा, यूट्यूब पे पोस्ट करना स्टार्ट करा, और आपको बिलीव नहीं होगा 2 से 3 महीने के अंदर अंदर उसका जो चैनल था वो मोनेटाइज हो गया। Okay. कोई तो मिनिमम हाउ सब्सक्राइबर बेटर यू मोनेटाइज होने के लिए? अंडरस्टैंड योर क्या। मैम कोई मिनिमम सब्सक्राइबर्स है मोनेटाइज होने के लिए? यस यस यस, यूट्यूब का एक्चुअली जो क्राइटेरिया है यूट्यूब के लिए 1000 है, और आपका जो वीडियोस हो ना उस पे भी सर्टेन नंबर ऑफ व्यूज और लाइक्स होता है कि वो कितने बार व्यू और आज का लाइक होता है। रीता, कॉन्सेप्ट उसमें तो नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं, उसमें आपके सब्सक्राइबर 1000 होने चाहिए हाँ वो तो बोला ही और मैंने। वॉच ओवर्स होने चाहिए 4000 4000। वही वही, एक तो साल उसके बाद होता है। और अगर इंस्टाग्राम की बात आप करते हो तो आपके 10,000 फॉलोअर्स है ना, तो देर इज ए फॉर्म, मेटा का एक फॉर्म होता है, उसको आप अप्लाई करोगे तो फिर उस हिसाब से वो आपको देंगे, लाइव स्ट्रीमिंग में पैसा देंगे उसके हिसाब से। फिर वहां पे भी सब्सक्राइबर ओनली का कॉन्सेप्ट है। जैसे जो जनरल कंटेंट होता है वो तो सबके लिए फ्री होता है ना, बट एक सब्सक्राइबर ओनली कंटेंट होता है आपका। वो उसकी आपको एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन उसका मार्क है मिनिमम 10,000 फॉलोअर्स का। ओके। और फिर ब्रांड कोलैबोरेशन तो मैंने कहा है कि आपके 200 फॉलोअर्स भी होंगे तो आपको मिलने लगते हैं। इट Okay. डिपेंड्स अपॉन कि आपके व्यूज कितने हैं। Ma'am, we do have one question in the chat box, that how accessible is the field for a beginner woman to enter when it is already dominated by established influencers? ये तो वही बात होगी जो हम कहते हैं कि हमारे लिए क्या स्पेस, अभी जो हम बात कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, कि गवर्नमेंट जॉब्स में ऑलरेडी इतने हैं तो हमारे लिए जगह कैसे बनेगी। तो सबका अपना स्पेस है और इवेंचुअली वो मिलता है आपको। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंसी इज द की। लोग क्या होता है ना कि आप स्टार्टिंग में आपने बहुत आप एक्टिव रहे और फिर क्या हुआ, आपने छोड़ दिया, आपके एंगेजमेंट डाउन हो गया, आपने पोस्ट नहीं किया और आप सोच रहे हो कि रिजल्ट आएगा, तो ऐसे में तो बिल्कुल नहीं आएगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद अ बिलीफ कि नो आई कैन डू इट। और एक वायरल वीडियो ना आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। Right. आपने देखा होगा एक अभी जो टाइला का कॉन्सर्ट हुआ था उसमें किसने उसको ड्रेस किया था, क्या नाम था उनका, हाँ नैन्सी त्यागी, दैट इन्फ्लुएंसर। उनकी Nancy एक Tyagi. वीडियो वायरल गई एंड शी बिकेम द रेज। वो आज के मतलब बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं वो उनसे ड्रेस अप हो रहे हैं, हाँ, जबकि right, वो right, बहुत Nancy Tyagi. बहुत नीचे ये से आ रही हैं तबके से वो। She went for the red carpet as well. या रेड कार्पेट इन कांस, शी Yeah, नहीं, वेंट टू Met Gala, कांस। Met Gala. right, right. हाँ You went to Met Gala, Yeah. red carpet. Yeah. या सो यस। मुझे लगता है एक तो यहाँ पे इंस्पायर्ड Copyright कैंडिडेट है। अर्चना तो पक्का से अपना शुरू करने वाली है चैनल। सो यस कि एक्सेस आप ये सोचोगे कि वेल स्टैब्लिश्ड है तो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो वो तो फिर हर जगह पे है। आपको कंसिस्टेंसी के साथ, बिलीफ के साथ बने रहना होगा एंड यू विल हैव टू नो योर ऑडियंस। ये सिमिलर चीज है जो प्रीवियसली हम ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन में या एडवर्टाइजिंग में कहते थे ना, नो योर टारगेट ऑडियंस। तो यहाँ पे भी वही है, आपके जो टारगेट ऑडियंस है, हाँ ठीक है आपको उनके साथ पैरासोशल रिलेशनशिप बनाना है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू नो दैट इट इज गोइंग टू बी इकोनॉमिक फॉर यू, सो यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू दैट एज वेल। इमोशंस के साथ साथ लॉजिक भी, तभी आप जाकर के अपना एक होल जो होता है ना, फॉलोइंग कम्युनिटी की जो बात मैंने की, वो आप बना सकते हो। मैम एक क्वेश्चन और है, कॉपीराइट भी कई बार आ जाता है, इससे कैसे बचे? आपको ओरिजिनल कंटेंट देना है, फिर तभी आप बच सकते हो। आप ऐसे तो नहीं बच सकते। अब सोचोगे कि आप दूसरे का आपने यूज करा वीडियो, दूसरे का क्लिप आपने यूज करा और फिर क्या किया, उसको क्रेडिट भी नहीं दिया, तो वो कॉपीराइट तो स्ट्राइक करेंगे उस पे। दूसरे का इससे YouTube बचे कैसे? ये तो वही बात हो गई एकेडमिया में हम लोग बोलते हैं ना, प्लेजरिज्म से कैसे बचे।
नहीं, वो YouTube रोक देगा आपके, यदि आपने कोई कॉपीराइटेड वीडियो सस्पेंड कर देगा आपकी ये को। YouTube उसको रोक देगा, उसको अपलोड ही नहीं होने देगा। हम्म। जैसे शादियों नहीं में ये मैम, महिला कई संगीत बार के ये कार्यक्रम है, होता है ना वो कि अगर बैकग्राउंड में कोई सॉन्ग भी बजता हो, अगर उस समय वीडियो शूट करते हैं तो उस पर भी कई बार कॉपीराइट के मामले आ तो जाते आपको हैं। आपको 10 सेकंड से ज्यादा उस हाँ, क्लिप को right. यूज नहीं करना है। Right. सॉरी, उस जो सॉन्ग क्लिप है, मतलब सॉन्ग का जो साउंड है उसको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं आपको ये करना, यूज करना है, नहीं तो जी, आपको thank you, कॉपीराइट का स्ट्राइक तो YouTube आना पे ही आना है। कॉपीराइट फ्री म्यूजिक मिल जाएगा आपको, वो यूज करो आप। हाँ, है देर इज उसमें। अ लिस्ट, एक्चुअली देर इज अ लिस्ट। आप जब चेक करोगे ना तो वो लिस्ट है उसकी फ्री म्यूजिक की। थैंक यू मैम। वेलकम। अरे साहब, और कोई टिप्पणी? चैट और बॉक्स में एक और क्वेश्चन क्वेश्चन दिख रहा है कि सारे एरियाज ले लिए गए हैं, आपके अनुसार कौन सा एरिया है जिसपे हम इन्फ्लुएंस बन सकते हैं, इन्फ्लुएंसर? कि ओके। ट्रैवल भी हो गया है और फैशन भी हो गया है। आई जस्ट सॉ द चैट बॉक्स। Yeah. मेरे को आई भरावत सर ने एक अंडरस्टैंड। एरिया पढ़ा, मीडिया स्टडीज का, सर ने वो शुरू कर लिया। दैट मुझे वाज एन लगता है आप अनटेकन जिस- एरिया। नहीं, मुझे तो ये लगता है जिस एरिया में आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता Right. टूरिज्म Exactly, का है। exactly. Sir. मैंने तो वही कहा ना, आपको जो लगता है आप जिस चीज में बेस्ट हैं आप उसमें करना स्टार्ट कीजिए, और कोई फर्क नहीं कंसिस्टेंसी के पड़ता साथ कि- कीजिए, इमोशंस के हाँ। साथ लॉजिक को लाइए, एल्गोरिदम को पढ़िए, अपने टारगेट ऑडियंस को जानिए। अब एक हमारी स्टूडेंट है मीतू माथुर, वो केवल भाषा पे काम कर रही है, और जो आपने कहा ना कि एक वीडियो हिट हो जाता है, उसका एक वीडियो पे 30-40 हजार व्यूज आ गए उसके, और वो उसके एकदम उसकी रीच बढ़ गई और चैनल मोनेटाइज हो गया। वो वही इस समय वही यही होता ही है। तो आ जाओ। भाषा पे बहुत काम हो रहा है, तो आप जिस विषय पे चाहें, आप समझते हैं कि आप अच्छा बोल सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं, उस पर आप काम कीजिए। बिल्कुल, एक अभी पीएचडी इन्फ्लुएंसर्स भी है सर। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम की एक डॉक्टर सैन थी, मैं उनको बहुत अपनी स्टार्टिंग की जर्नी से फॉलो करती थी, तो पीएचडी के भी इन्फ्लुएंसर्स हैं। आपको बस देखना है, आपकी ना ऑब्जर्विंग पावर होनी चाहिए अच्छी, आपको अपने आसपास देखना है, ओके दिस इज द एरिया आई वांट टू वर्क इन, और इसमें मेरा पैशन भी होगा। बिल्कुल। लैंग्वेज में तो सर हम लोग भी काम कर रहे हैं। वो नाम क्या बताए सर जो काम कर रहे हैं लैंग्वेज बीतू पे? माथुर है, बीतू माथुर। वो दिल्ली अच्छा में अच्छा, एक पब्लिक सेक्टर में है, उसमें ट्रांसलेटर के पोस्ट पे काम कर रही है। जी सर। मैं तो मैम वो मिथिला क्षेत्र से आता हूँ, तो मैं अपने मैथिली भाषा पे मीडिया डिक्शनरी के माध्यम से भाषा में क्या है, छोटे छोटे शब्द, सर। जैसे नमस्कार और नमस्ते में क्या फर्क है, आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है, इस तरह के होते हैं ना। तो ये बहुत छोटे छोटे शब्द हैं कि आप किस जगह कौन से सर शब्द का प्रयोग करेंगे। सॉरी सर, मैं इंटरवीन कर रही हूँ, पर इन्होंने क्योंकि बात की मैथिली की, तो मैं बिहार से आती हूँ, और ये तो वही श्वेता मिथिला के दिल के रीजन बहुत है, नजदीक है, तो मैं वो कहने ही वाली मिथिला थी कि रीजन है, और वहाँ श्वेता पे के साथ टाइप कर लो, मैथिली पे ये भी बहुत काम करने में इंटरेस्टेड है। नहीं सर, श्वेता की नहीं हमेशा मैम, मेरी शिकायत रहती है मगही कि हमारी मैथिली को वो दर्जा नहीं मिला, मगही मैम, मेरी भोजपुरी सब मगही छुड़ा है के ले गए। मैम। हाँ, हमारे मगधी बिहार में sorry। 5 Right. हाँ पांच मैम, 5 भाषाएं बोली जाती है, बट मैथिली की तो इन्फ्लुएंसेस ऑलरेडी बहुत सारे हैं, मतलब मैथिली और भोजपुरी ये जो दोनों हैं, इनके इन्फ्लुएंसेस तो भर गए हैं। तो आप कुछ नहीं कीजिए, कुछ दिन ऑब्जर्व कीजिए, उनकी जो ऑडियंस है वो किस तरह की चीजों पे रिएक्ट कर रही है, एंगेज कर रही है उनके साथ, थोड़ा रिसर्च कीजिए। आप रिसर्चर होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अगर रिसर्चर है तो रिसर्च कीजिए, आपके पास वो लॉजिक आ जाएगा जिसके थ्रू आप अपना ग्रोथ कर सकते हैं। बहुत सारी मैथिली अब इन्फ्लुएंसर्स आप हैं जो देखिए बहुत फेमस हैं। राजनीति के विषय पर कितने इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं, हर एक के लाखों में सब्सक्राइबर है, चाहे वो सरकार के पक्ष में है चाहे विरोध में है, लाखों की संख्या है उनकी। तो ये तो मुझे लग रहा है कि आपकी खुद की इमेजिनेशन और पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। चलिए, मेरे ख्याल इसको अब समाप्त किया जाए, है ना। Sir, बिल्कुल. जी सर। प्रियंका जी, फिर आपसे अनुरोध कि वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। जी, बिल्कुल. Huge thanks to everyone who joined in this webinar, and on this topic that women influencer the new power in social media. So we are very grateful to our STEAM expert for today's webinar, that is Shweta Rani ma'am, gold medalist and junior research fellow at the School of Journalism and News Studies, and research scholar at IGNOU. So ma'am, through today's discussion, we gained a deeper understanding of significant role women influence play in shaping consumer behavior. आपने बताया किस तरीके से जो
इन्फ्लुएंसर है वो एक कंज्यूमर बिहेवियर को डेवलप करते हैं, विच इज नॉट दैट इजी। ठीक है, आपने ये बताया कि किस तरीके से जो वुमेन इन्फ्लुएंसर हैं वो लोगों को इंस्पायर करते हैं, प्रोवोक करते हैं और इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे एक कोई शॉपकीपर है, वो कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है वो परचेज करने के लिए कोई भी आइटम, तो उसी तरीके से जो इन्फ्लुएंसर का काम है वो कन्विंस करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दैट इज द वर्क ऑफ एन इन्फ्लुएंसर। आपने ये भी बताया कि किस तरीके से हम की स्ट्रैटेजी फ्रेम कर सकते हैं टू बी अ इन्फ्लुएंसर, और हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं अपने कस्टमर के साथ, अपने टारगेट ऑडियंस के साथ, और उसके बाद एक इमोशनल अपील के थ्रू और अपने नॉलेज और क्रिएटिविटी के थ्रू उनके साथ हमेशा कनेक्ट रह सकते हैं और अपने जो नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है, उनको टाइम के साथ इंक्रीज कर सकते हैं। आपने ये भी बताया किस तरीके से हम एक हाई एंगेजमेंट कंटेंट को बिल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक रीच डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से हम ब्रांड को ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज विदाउट ऑथेंटिसिटी जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो आप लूज करते जाओगे इफ दे आइडेंटिफाई कि आप ओरिजिनल चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो आफ्टर दैट आपने ये भी बताया किस तरीके से हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को लीड कर रहे हैं और किस तरीके से एवोल्यूशन हो रहा है हमारे जो भी वुमेन इन्फ्लुएंसर्स है उनका। सो बेसिकली आपने ये भी बताया कि क्या एडवांटेज है ब्रांड पार्टनरशिप का और कोलैबोरेशन विद वुमेन इन्फ्लुएंसर्स का, बिकॉज मैं देखती हूँ कि जो ग्रो करते हुए इन्फ्लुएंसर्स है, अगर वो जो अभी ग्रो कर रहे हैं उनको अगर सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ साथ उनको भी मौका दे रहे हैं ग्रो करने का। तो एक पार्टनरशिप बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको एक बूस्ट देने के लिए। Apart from it, special thanks to Huda sir, MN Huda sir, Director BVI CAM, and Barawat sir, the strongest pillar of this webinar, because they give us the opportunity that we are listening the prominent speaker like you. And special thanks to all the participants who have been gathered, IT department, Jayan sir, Pushpinder sir, and all the participants who have been stay connected with us in this webinar. So thank you. हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं इसमें देख रहा हूँ हमारे ग्रुप में डॉक्टर अमित कुमार भी हैं, यदि मुझे सही याद है तो आप भी इग्नू से ही हैं, यदि आप भी कुछ कहना चाहें 2 मिनट। At the time, I request all participants to generate. अमित जी तो वही इग्नू से ही है ना अमित जी भी शायद? जी सर, इग्नू से कुछ ही कर है। गए क्या? जी सर, इग्नू सही है, शायद वो अनाउंसमेंट हो गया जाने का तो शायद चले गए हैं। नहीं मैं गया नहीं हूँ, एक्चुअली मैं गाड़ी में हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा और श्वेता ड्राइव का चूंकि था इसलिए ज्वाइन किया था, तो वीडियो ऑन करना भी। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार नमस्कार अमित जी। हाँ सर, माफी चाहूंगा कि ट्रैवल कर रहा हूँ सर अभी। तो कोई बात नहीं है, तो आप गाड़ी में बैठे बैठे 2 मिनट बोल सकते हैं, तो अपनी टिप्पणी से लाभान्वित कीजिए। तो गाड़ी नहीं कहीं सर, रोक सकते रास्ते में। हाँ, ये प्लेटफॉर्म इस ढंग का तो बहुत उपयोगी है। मैंने तो पहली बार ज्वाइन किया है क्योंकि मेरी स्टूडेंट इसमें थी, इससे पहले नहीं ज्वाइन किया था कभी, लेकिन अब मैं रेगुलर करूंगा। और बहुत नए विषय, अभी श्वेता बोल रही थी तो मेरा बेटा भी साथ में बैठा हुआ था गाड़ी में ही, तो बहुत सारे टर्म हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग भी वाकिफ नहीं है, और सच कहे तो बहुत इच्छा भी नहीं है वाकिफ होने की। मतलब हर व्यक्ति हर चीज नहीं कर सकता है, तो अपने जीवन के कोने में कई लोग संतुष्ट हैं मेरे जैसे। लेकिन जो चीजें चल रही हैं, श्वेता ने इन्फ्लुएंसर्स का भी कहा, घर में ही देखें तो बच्चे, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज इमर्ज हो गए हैं जिनके विषय में हम कुछ नहीं जानते, और वही जो नई जनरेशन है उनके बीच वो बहुत पॉपुलर है। अचानक पता चलता है कि मेट्रो में किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन के कारण लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई, उस व्यक्ति को हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो इन नए विषयों पे जो रिसर्च हो रहा है, शोध हो रहा है, ये बहुत आवश्यक है। और जैसा कि पद्मिनी का मैं सुन रहा था कि आप हम सबके लिए इस डिसिप्लिन के लिए के पितामह हैं, तो और कंसिस्टेंटली जितनी दिनों से आप इन एक्टिविटीज को चला रहे हैं जिस ढंग से, वो वाकई अद्भुत है सर। आपसे मिलने का मुझे कभी नहीं मौका मिला है, लेकिन मैं आपका मौन प्रशंसक हूँ। हम मिलने का तो मुझे भी मौका नहीं, लेकिन मुझे नाम से जरूर ये मैं गैस कर पा रहा था कि आप इग्नू से ही हैं, तो चलिए मिलेंगे जल्दी किसी दिन, हमारे के माध्यम से ही मुलाकात होगी आपसे, है ना? जी। बनावट जी, कैन आई इंटरवीन? हाँ श्योर जरूर। Yeah, sir, first of all, big congratulations
on a very good webinar, very good session. Sanjay But ji, I thank want you. to ask one question, and that is when we talk of influencers, so ethical influencers and non-ethical influencers में क्या फर्क है? हाँ श्वेता जी बताइए सर कुछ। हालांकि सर आपने जो क्वेश्चन किया एथिकल और नॉन एथिकल, ये जो टर्म है सर बहुत सब्जेक्टिव है। हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे ये उस पर डिपेंड करता है नहीं ना कि मैम, वो इसमें मैं इन्फ्लुएंसर्स एक छोटा सा एथिकल क्वेश्चन होंगे और कि पुट नहीं करूंगा होंगे। कि हम बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, ठीक है? अब वो एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली एडवर्टीजमेंट्स, अब पान पराग का या वो पता नहीं कौन से एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जिसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज करते हैं, ठीक है? तो वो भी एक तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल टू बाय दोज प्रोडक्ट्स विच आर रियली नॉट गुड फॉर हेल्थ. दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसर्स. सर क्योंकि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात कर रही हूँ, मेरी एक्सपर्टीज एरिया वही है। मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगी। जब मेरी जो जर्नी रही है, स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि शायद एथिकल जो इसका एस्पेक्ट है उस पर काम करूं, तो मी एंड मैम वी स्टम्बल्ड अपॉन अल्कोहल इन्फ्लुएंसर्स। जो आपने कहा हम समझ रहे हैं ये चीज है, लेकिन आप जो कह रहे हो ना, आप जब सुनोगे इस बात को तो आप शायद और भी असमंजस में पड़ जाओगे। क्योंकि क्या है कि वैसे तो ASCI और गवर्नमेंट ने प्रॉपर बैन कर रखा है कि वो डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं अपने ये को, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में तो देयर इज नीश सर। वहां पे अल्कोहल के भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो वहां पे तो सर स्थिति और दूसरी है। तो सर वहां पे एथिकल और अनएथिकल की बात ही नहीं आती है, वहां पे एक नीश ही बन गया है। But don't you think there should be some kind of a some borderline or something, some kind of a बिल्कुल thing? सर, बिल्कुल सर, और ये धीरे धीरे हो रहा है। आपने देखा, आपने नोटिस किया होगा, मतलब न्यूज में भी आया था कि धीरे धीरे करके OTT पे भी ये लोग धीरे धीरे अपना सिकंजा कस रहे हैं। तो ये धीरे धीरे वहां तक भी जाएगा, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तक भी जाएगा। पर जब तक नहीं जा रहा है तब तक वहां भी ये एडवर्टाइज हो रहा है और उसके बारे में बातें भी हो रही हैं। इसमें And मैं बस 2 बिंदु कहना चाहूंगी जो सर का कंसर्न है। जैसे बहुत सारे बॉलीवुड सर ने बात रेज करी कि पान मसाले की एड्स करते हैं, तो अमिताभ बच्चन एक ऐसे यूनिक इंसान बने जिनके बारे में ये फेमस हुआ फिर वो पूरा न्यूज कि उन्होंने एडवांस ले लिया था, लेकिन जब उन्हें पता चला इस प्रोडक्ट में टोबैको है, उन्होंने वो एडवांस वापस किया। तो उस इंडस्ट्री में उन्हें अनएथिकल कहा गया कि भाई ये रीसेंट है, अभी पिछले ही साल की बात है इस केस की, कि ये तो गलत है, आपने एडवांस ले लिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट पहले नहीं पढ़ा था। पर क्योंकि वो स्ट्रेचर का व्यक्ति था, वो काम को मना कर सकता था, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाना अफोर्ड कर सकता था। कई बार जब छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई बार फेमस होने के लिए उनकी मजबूरी भी होती है और वो उन चीजों को नहीं नकार पाते। तो पहली बात तो ये है कि जब आपके पास एक पोजीशन हो तब आप वो पोजीशन लें सोसाइटी के भले के लिए। जब पोजीशन है ही नहीं तब तो आप अपना ही मार्क बना रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे श्वेता कह रही है, कोई भी बात जब तक रिपोर्ट नहीं की जाए, आप मेरा गाना, मेरा आर्टिकल कुछ भी ले लें और मैं उसका प्लेजरिज्म रिपोर्ट नहीं करूं, तो आप आजाद हैं। कोई भी क्राइम, मेरे घर चोरी हुई है, मुझे बोलना पड़ेगा चोरी हुई है, तभी कोई चोर पकड़ा जाएगा। तो धीरे धीरे इन चीजों में भी ये चोरियां, एथिकल, प्लेजरिज्म, इन सब बातों पे बात उठ रही है। अब राज कुंद्रा अरेस्ट हो गए कि एक वेबसाइट चला रहे हैं जी, एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं वो, जबकि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं जिसपे सॉफ्ट पॉर्न बन रहा है, लेकिन वो व्यक्ति क्योंकि अरेस्ट हुआ तो उसके ऊपर बात आई। तो पोजीशन के लोग जब ये बातें करेंगे और आम व्यक्ति जब ये आवाज उठाएगा, वरना पोल्यूशन रहे जितना है, बट बच्चों ने आवाज उठाई और मैसी के सामने प्रदर्शन करा या जंतर मंतर पे बैठे, तब वो बातें सामने आई। सो मेरा बस बट मैम दिस ऑल्सो कंसर्न हम लोग जो डिस्कशन ये कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, हम जब बात उठाएंगे तभी होगा। देयर इज दिस इकोनॉमिक But that is a legal way of saying कि अगर तो रिपोर्ट नहीं की गई है तो इट्स नॉट एन ऑफेंस, इट्स नॉट अ क्राइम, सब कुछ ठीक है, जायज है। सर वही तो मैंने स्टार्टिंग में कहा आपको, एथिकल और अनएथिकल किस पैरामीटर पे आप देख रहे हैं, वो भी तो सब्जेक्टिव है सर अपने आप में। सर इन लोगों के एक बड़े फेमस इन्फ्लुएंसर्स का टाइप हुआ है, श्वेता इस पे ज्यादा डाल पाएंगी रोशनी, ड्रेस विद मी एंड अनड्रेस विद मी। अब अनड्रेस विद मी मेरी जनरेशन को तो सुपर अनएथिकल लगता है कि ऑन कैमरा व्हाई वुड समबडी वांट टू अनड्रेस इन व्यू ऑफ ऑल द फॉलोअर्स, लेकिन एक ने करा, सब कर रहे हैं और मशहूर हो रहे हैं उसी चीज को लेके। तो वाकई अनएथिकल तो है। Because somewhere I feel कि we as influencers, I think if you follow the negative things or something of that sort, you do certain things which are not very ethical,
you become a better influencer. You're able to influence the crowd much more. और सोशल मीडिया पे तो वैसे भी थोड़ा सा कंट्रोल कम रहता है. थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है. सर गवर्नमेंट ट्राई Actually, तो वो कर ही बोलना रही नहीं है चाहता अभी. था. लेकिन सर गवर्नमेंट ट्राई तो कर ही रही है कंट्रोल करने का. गवर्नमेंट ने लॉस बना देखिए रखे कितना हैं. कंट्रोल यदि होता है. कोई सेलिब्रिटी ऐसे एड का विज्ञापन करते हैं जो अल्टीमेटली हार्मफुल है, तो उन पर हैवी पेनल्टीज हैं, जिनका वो यूज नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, और उसका वो प्रचार कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, तो उसके लिए पेनल्टीज हैं. लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आती है कि करे कौन. सलमान खान को फंसाया अभी. अब सलमान खान कह रहा है कि मेरे को तो पूर्वाग्रह से कर दिया ये. वो जो 2 रुपए की या 5 रुपए की पुड़िया, उसमें टैबोको है ही नहीं, नाम उसका ही है. अब सच क्या है ये तो अब इन्वेस्टिगेट करेगी जो एजेंसीज हैं. तो मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा डिबेटेबल इशू है. फिर हमारे सर एडवर्टाइजिंग एक और चीज है ना, अब जैसे भनावत सरकार जी वेबिनार चल रहा है सर, इसको रियल टाइम में यूट्यूब पे भी दे रहे हैं, कोई भी यूट्यूब पे इसको देख रहा है. अब यहाँ हम कोई अनएथिकल बात कर दें, कोई गलत बात कर दें, कोई भी चीज, तो वो बाद में कोई उसे रिपोर्ट करेगा और फिर नोटिस आएगा भाई ये वीडियो हटा लो. लेकिन अभी तो हमने बोल दिया, अभी तो बहुत लोगों ने देख भी लिया, जो और आपके लोगों ने देख कॉमेडियंस लिया. के ऊपर बातें आई, तो आप तो जब तक आज हटा की तब तो बहुत लोगों ने देख लिया. पद्मिनी जी, कल ही की बात है, वो एक लेडी है, कोई पायल पायल कोई, उसका देखिए ना आप, फर्जी वीडियो बना करके उसको पायल हटा गया. कितना डैमेज किया है उसको, Right. है ना. अब आप उसको वीडियो को हटा दीजिए, आप हटा दो उसको, लेकिन अल्टीमेट डैमेज तो हो गई वो जितना होना था उसको. एग्जैक्टली. ये तो हमारे यहाँ समस्या सर ये है. रियल टाइम में चीजें आ रही है ना, तो आप इनको बाद में नहीं दे रहे हैं कि अभी देखा, फिर किसी ने गेटकीपिंग करी, किसी ने एडिटिंग करा, देखा दिया. ये तो साथ के साथ रिले हो रहा है. मैं अपने घर पे बैठ के जो मर्जी वीडियो बनाऊं, जब पकड़े जाए तब पकड़े जाए. तो इसीलिए Exactly. सोशल मीडिया पे थोड़ा ये मुश्किल है. मुश्किल है. That's true. Anyway, ma'am, this is a very debatable topic. Bhanawat sir ने सही कहा, and it requires a long discussion, basically. बिल्कुल. Sir, there's But a I'm glad topic all now. these new bachas are There's a forcing us topic to now think on these new. topics. चलिए, एक विषय और मिला, कभी इस पे भी बात करेंगे, अपन रखेंगे इस तरह का विषय. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल. बात करेंगे, है ना. Ethics. तो तो चलिए सर साहब, उसको बहुत पैनल डिस्कशन रखें. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है ना. चलिए साहब, Okay. हमारी ओर से भी धन्यवाद. अब अपनी वेबिनार्स जो है वो अगले अगले वर्ष करेंगे अपन, जनवरी महीने में. सर ये अगले